हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल में। और आज मैं एक नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत करती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे क्या हर दिन नहीं करती हैं, क्या हर वीडियो में नहीं करती हैं मैडम? करती हूँ बच्चों, लेकिन आज कुछ नया है। क्या नया है बताइए? क्या शुरू करने जा रहे हैं आज हम? हाँ, हम पाठ 1 मतलब देखिए हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज है ना, क्षितिज के पाठ 1 से 9 तक पढ़ चुके हैं, जो कि काव्यखंड था। काव्यखंड हमारा लास्ट जो प्रीवियस वीडियो था संगतकार, वो काव्यखंड का अंतिम चैप्टर था। और आज हम हमारी ही क्षितिज पाठ्य पुस्तक का गद्य खंड प्रारंभ करने जा रहे हैं। और उसको प्रारंभ करने के लिए हम थोड़ा सा तालियों से स्वागत कर लेते हैं अपना सबका पाठ का, ठीक है? ओके, सो वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम अगेन। बेटा, आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो पाठ 10 है, ठीक है? गद्य खंड का पहला चैप्टर है और सीरियल वाइज यदि हम स्लेब वो देखेंगे अपना इंडेक्स, तो उसमें पाठ 10 है, ठीक है? देखिए, आप अपनी बुक में देखिए, स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित ये पाठ किस पर आधारित है? अच्छा, अरे बड़े समझदार बच्चे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर। बहुत सही। पाठ 10 नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा। जय हिंद, नमन करते हैं हम स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है? पाठ लिखा है स्वयं प्रकाश जी ने। सबसे पहले हम लेखक स्वयं प्रकाश जी के जीवन परिचय को देखेंगे, है ना, कि कब उनका जन्म हुआ, कौन सी उनकी रचनाएं थी और किस तरह की उनकी रचनाएं थी, ठीक है? आते हैं, आइए चलते हैं। लेखक स्वयं प्रकाश जी, आप देख सकते हैं चित्र में दिखाई दे रहे हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा, अनुभवी चेहरा। आइए देखते हैं। इनका जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। 1947 डेट, सन देखिए आप, वो सन, वो ईयर जब हमारे भारत भूमि को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी प्राप्त हुई थी। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, तभी स्वयं प्रकाश जी का जन्म हुआ था, ठीक है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल वे स्वैच्छिक निवृत्ति के बाद भोपाल में रह रहे थे और संपादन से जुड़ गए थे। और सन 2019 में इनका निधन भी हो गया है, ठीक है? इसका अभी अपनी पाठ्य पुस्तक में नहीं लिखा है, लेकिन सन 2019 में ये प्रसिद्ध लेखक हमसे अलविदा और दुनिया से अलविदा कह चुके हैं, ठीक है? हम पढ़ने जा रहे हैं नेताजी का चश्मा। अब ये कहानी है, किस तरह की कहानी है? नेताजी के चश्मे पर आधारित। क्या सिर्फ चश्मे का वर्णन होगा? क्या होगा? देखिए, बताती हूं आपको। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत ही अच्छी। और साथ ही साथ इनके प्रमुख कार्य क्या है? संग्रह सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान, उपन्यास बीच में विनय और ईंधन। ना केवल इन्होंने कहानियां ही लिखी बल्कि उपन्यास भी लिखे। अब एक और बात यहां देख लीजिए, ये आपकी पाठ्य पुस्तक में भी चित्र साफ साफ नजर आ रहा होगा। यहां भी आप देख लीजिए, एक चौराहा है ना, दिखाई दे रहा है आपको? एक मूर्ति है जो कि नेताजी की है। एक बुजुर्ग से व्यक्ति हैं जिनका सिर्फ एक पैर दिखाई दे रहा है ना, विकलांग हैं वे। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ चश्मे दिखाई दे रहे हैं आपको, और वही विकलांग व्यक्ति नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाते नजर आ रहे हैं। इस चित्र को देखकर यदि मैं आपसे कहूं कि एक कहानी लिखिए, कैसी कहानी लिखेंगे आप? कल्पना कीजिएगा, कल्पना करना सीखिए, ठीक है? आप कवि भी बनेंगे, आप लेखक भी बनेंगे, आप आत्मकथ्य भी लिखेंगे, आप उपन्यासकार भी बनेंगे, आप सब कुछ बनेंगे, क्योंकि आप में बहुत क्षमता है। आप बहुत बुद्धिमान बालक हैं, सभी बालक और बालिकाएं ठीक है? ओके, तो यहां पर देखिए, इस चैप्टर में लेखक स्वयं प्रकाश जी ने बताया है। इन शॉर्ट में बता देती हूं, फिर हम रीड करेंगे। और एक बात बेटा, हिंदी भाषा को पढ़ना बिल्कुल अलग बात है
कैसी अलग बात है, रीड करना कोई भी कर लेगा, लेकिन किस तरह से हाव भाव के साथ कौन से पैराग्राफ को, कौन से परिच्छेद को, किस परिस्थिति के अनुसार, मान लीजिए कोई दुखद घटना है तो उसको हमें कैसे पढ़ना चाहिए, हर्ष जैसी घटना है तब हम उसे कैसे पढ़ना चाहिए, विराम चिन्हों का प्रयोग हमें कहां कहां कैसे कैसे करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। और आप 10th क्लास में आ गए हैं ना, तो इस विधा को आप अच्छे से सीख लीजिए, वाचन कौशल आपका स्ट्रांग कर लीजिए। यहां पर जब मैं रीड करूंगी तो आप भी साथ साथ रीडिंग लगाइएगा, रीड कीजिएगा, और जो उतार चढ़ाव रहता है ना, उतार चढ़ाव रहता है ना, वॉइस मॉड्यूलेशन जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, बहुत आवश्यक होता है। कोई भी कहानी, स्टोरी, आपने रेडियो सुना है कभी, रेडियो पर कहानी सुनी है आपने, कितने अच्छे से वो कहानी सुनाई जाती है, ऐसा लगता है जैसे घटना प्रत्यक्ष रूप से घटित हो रही हो हमारी आंखों के सामने। ये है उनकी कुशलता, वाचन कुशलता, पठन कुशलता। तो उसमें आपको भी बहुत आगे तक जाना है, निपुण होना है आपको, ठीक है। तो यहां मैं संक्षिप्त रूप में पाठ का सार बता देती हूं, फिर हम रीड करेंगे, ठीक है। देखिए बेटा, एक कस्बा था। कस्बा क्या होता है, गांव से थोड़ा सा डेवलप्ड और शहर से थोड़ा सा कम विकसित, ठीक है। तो यहां पर एक चौराहे पर एक मूर्ति थी, जो कि आपने अभी अभी देखी होगी। चौराहे पर एक मूर्ति थी जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थी। सुभाष चंद्र बोस जी का कोई नारा याद है आपको? हाँ हाँ, अच्छा, ये भी पता है, आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। क्या बात है, अच्छा, ऐसा तो नहीं कि आप आजाद किसी और की समझते हो, सुभाष चंद्र बोस ने ही आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। बहुत सही बेटा, बहुत अच्छी जानकारी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वाह। अच्छा, आपके इसी नारे से मुझे एक पंक्ति याद आ गई, शायद मैंने क्लास 6-7 में पढ़ी होगी। एक कविता थी नेताजी पर ही, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता हो वो खून नहीं है पानी है। जिस दिन सुभाष ने बर्मा में एक बहुत बड़ी बैठक हुई थी, है ना, मांगी उनसे कुर्बानी थी, बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, अब बहुत जी चुके हो जग में लेकिन आगे मरना होगा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी, एक भगत सिंह जी, सुभाष चंद्र बोस जी, चंद्रशेखर आजाद, है ना, ये जो 3 लोग थे ना, महान क्रांतिकारी थे। इनके क्रांतिकारी स्वभाव ने, इनकी मातृभूमि के प्रति देशभक्ति के स्वभाव ने आज हमें इस आजाद मुल्क में लाकर खड़ा किया है। यदि ऐसे नेता नहीं होते, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी नहीं होते, तो शायद हम आज भी अंग्रेजों की गुलामी में ही जी रहे होते। हमें कुछ भी सुनने का, बोलने का, करने का अधिकार नहीं होता बेटा। आज जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनका हम बखूबी बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी ज्ञान होना चाहिए, अपने कर्तव्यों का भी भान होना चाहिए कि अधिकार हमें मिला है, लेकिन उस अधिकार को हमें किस तरह से निभाना है। कुछ हमारी ड्यूटीज भी हैं, कुछ हमारे कर्तव्य भी हैं, जो भी संविधान ने दिए हैं तो उनका भी हमें पालन करना चाहिए, ठीक है। हक की लड़ाई हम लड़ने चले जाते हैं, अधिकार की, लेकिन जहां बात फर्ज की आती है हम अपने आप को पीछे कर लेते हैं। नो, हमें फर्ज में भी आगे रहना है, हक में भी आगे रहना है, पीछे नहीं रहना है, ठीक है। आइए, एक कस्बा था जिसमें चौराहे पर लगभग 2 फीट की मूर्ति थी सुभाष चंद्र बोस जी की। जैसा कि आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा होगा और पहले भी आपने कई बार देख लिया होगा कि जब भी नेताजी सुभाष चंद्र की हम तस्वीर देखते हैं या कोई मूर्ति देखते हैं तो चश्मा तो रहता ही है, रहता है ना। हाँ हाँ भाई, मैंने भी लगाया है, ठीक है। तो यहां पर अब क्या होता है कि जो मूर्ति थी चौराहे पर, उस मूर्ति, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति तो अच्छी बनी थी, बहुत अच्छे से, कि कोई भी उनको जाकर पहचान सकता था, लेकिन उस मूर्ति पर चश्मा नहीं था। चश्मे का ना होना एक विचार करने वाला विषय था कि कभी भी नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देखा। अनुमान लगाने लगे लोग, क्या हुआ होगा, क्या मूर्तिकार बनाते बनाते चश्मा बनाना भूल गया, या उसका बजट कम पड़ गया, या उसको कम पैसे देकर मूर्ति बनाई इसलिए उसने चश्मा ही नहीं बनाया। आखिर क्या कारण होगा? ये सब कुछ कौन सोच रहे थे? एक थे हालदार साहब। इसमें जो कैरेक्टर हैं वो कौन कौन है मैं बता देती हूँ। एक है हालदार साहब, एक है पान वाला, जो यहीं कहीं उसकी पान की दुकान है आसपास, मूर्ति के आसपास। हालदार साहब, पान वाला, चश्मे वाला, ठीक है,
ठीक है, और एक ड्राइवर। कितने हो गए? एक हालदार साहब हैं जो यहां से गुजरते हैं, अपने ऑफिस के लिए जाते हैं हमेशा, और वो चौराहे पर रुकते हैं और मूर्ति को देखते हैं, ठीक है। दूसरे हैं पान वाला, जो कि पान वाले की दुकान चौराहे पर है, और वो उससे कोई भी पूछता है, क्योंकि चौराहे पर जिसकी दुकान होती है एड्रेस वेड्रेस हम नहीं पूछते कि भैया कहाँ से जाना है, कहाँ जाना है, तो इस तरह से उनसे पूछताछ होती है। एक होते हैं चश्मे वाले, जो कि रहते हैं अपाहिज, परंतु उनके मन में देशभक्ति की भावना है। दूसरा होता है, एक और कैंडिडेट होते हैं जो ड्राइवर होते हैं, जो हालदार साहब की जीप ड्राइव करते हैं, ठीक है। अब एक बार हालदार साहब वहीं से गुजर रहे थे, उनकी नजर एकदम नेताजी की मूर्ति पर गई, देखा, निकल गए वहां से। फिर एकदम अच्छे से गौर नहीं फरमाया होगा उन्होंने, जीप चल रही थी, फिर देखा तो इस तरह से उन्होंने देखा कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा तो है ही नहीं। तो वे गाड़ी से उतरे अपनी, और उस पान वाले से पूछते हैं जो जिसकी की दुकान थी। पान वाले का चरित्र चित्रण बता देती हूं मैं आपको। एक काला मोटा खुश मिजाज व्यक्ति था, काला सा मोटा सा, और पता है किस तरह से लिखा है सुभाष चंद्र बोस जी ने, कि इतना मोटा था कि जब वो हंसता था तो उसकी तोंद थिरकती थी, और हमें पान की दुकान थी। तो लेखक ने बड़े मजेदार तरीके से लिखा है कि ऐसा लगता था कि उसकी दुकान में ही नहीं, उसके मुंह में भी पान ठुसे रहते हैं, लगता है नहीं, खाता ही रहता था वो 24 घंटे, मतलब जब तक उसकी दुकान खुलती थी, क्या भैया आइए आइए, ऐसे पान चबाता रहता था वो, ठीक है। और जब वो हंसता था तो उसकी लाल काली बत्ती सी खिल उठती थी, ऐसा लिखा है लेखक ने। तो जब हालदार साहब उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है, कुछ जवाब नहीं दिया और वो चले गए होंगे। दूसरे दिन जब वो आए तो मूर्ति तो पत्थर की थी, लेकिन चश्मा ओरिजिनल था। जैसे ही उनको एक दूसरे दिन आए होंगे और उनको दिखा कि चश्मा लगा हुआ है, तुरंत उन्होंने ड्राइवर से कहा रुको 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 रुको, और पान वाले के पास गए, कहले भाई ये मूर्ति पर चश्मा किसने लगाया? अरे भाई साहब, मुझसे ही क्यों पूछ रहे हैं, जो भी आता है मुझसे ही पूछता रहता है, क्या करूं, फिर भी बताइए तो किसने लगाया है? एक लंगड़ा। इस तरह से उसने जो चश्मे वाला है उसका इंट्रोडक्शन दिया, उसका परिचय दिया। हालदार साहब को इस तरह से किसी भी व्यक्ति का परिचय सुनकर अच्छा नहीं लगा। क्या कहा उसने? पान वाले ने क्या कहा? एक लंगड़ा है जो चश्मे बेचता रहता है, उसी ने लगा दिया होगा। तो क्या हमें किसी को कुछ भी कहने का अधिकार है? ओके, कुछ हुआ हो या बाय बर्थ पैर नहीं हो, हाथ नहीं हो, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा हो गया, कोई बहुत दुबला है ना, कोई बहुत लंबा हो गया, कोई एकदम छोटा है, तो ये सब बेटा ऊपर वाले की मर्जी है ना। ऊपर वाले की जो क्रिया है, जो रचना है, उस पर हमें कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए, उस पर कभी व्यंग नहीं कसना चाहिए, क्योंकि उसके निर्माण पर, उसकी रचना पर यदि हम, चाहे वो ऊपर वाला, आप अल्लाह को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, जिसको मानते हैं आप, उसने जो भी रचना की है उसने अपने तरीके से कर दी ना, हम कौन होते हैं उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले? तो जब पान वाले ने कहा कि एक लंगड़ा है पागल सा, वो लगा देता है चश्मा, हालदार साहब सुनकर दंग रह गए और बिना कुछ किए वहां से, अच्छा नहीं लगा उनको, चुपचाप चले गए कि अब कौन कहे, क्योंकि उनके जाने का अभी ऑफिस जाने का टाइम हो रहा था। दूसरे दिन आए वो, वहां से निकले, फिर मूर्ति पर दूसरा चश्मा, कभी गोल फ्रेम वाला, कभी बड़े फ्रेम वाला, कभी छोटे फ्रेम वाला, कभी सकरे फ्रेम वाला, तरह तरह के वो देखते गए। उनसे एक दिन फिर नहीं रहा गया, बोले कि भाई अच्छा तो ये हर दिन चश्मे चेंज करता है क्या, ऐसा क्यों करता है? पान वाला बोला भाई साहब क्या आपको कोई किताब लिखनी है उस पर, इतना क्यों पूछ रहे हैं आप, बताइए क्या क्या पूछना है, अच्छा बताइए मैं बता रहा हूं। इस तरह से उसने जवाब दिया। हालदार साहब को बड़ा अजीब सा लगा कि ये इस तरह से क्यों जवाब दे रहा है। बोले बताइए, या आपको कोई पत्रकार से उसका साक्षात्कार करवाना है, इंटरव्यू करवाना है, तो उसको ढूंढ कर लाऊं क्या? बोले नहीं साहब ऐसा नहीं है भैया, आप तो बताइए। बोले देखो, जब वो मूर्ति पर चश्मा लगाता है तो ग्राहक उसी चश्मे को देख लेता है जो मूर्ति पर लगा होता है, और उससे उसी चश्मे की डिमांड करने लगता है, तो वो चश्मा वो निकाल कर उसको दे देते हैं। ठीक उसी तरह से क्या होता है, यदि वो दूसरा चश्मा लगाता है, फिर ग्राहक को वही चश्मा दिखता है, वो चश्मा दे देते हैं और वो दूसरा चश्मा लगा देते हैं। तो बोले अच्छा कोई दुकान है? बोले नहीं नहीं, उस लंगड़े की क्या दुकान होगी, फेरी लगाता है चश्मे की। इस तरह से उसने जवाब दिया। तो इस तरह से उनको क्या लगा, बोले क्या है? बोले कैप्टन कहते हैं उसको लोग। तो बोले अच्छा कैप्टन कहते हैं,
जबकि पान वाले ने क्या कहा, लंगड़ा। और उसको सब लोग कहते थे कैप्टन। किसको? इन व्यक्ति को जो मूर्ति पर चश्मा लगाता था। ठीक है, कैप्टन कहते हैं। बोले कैप्टन क्यों कहते हैं? कैप्टन सुनकर फिर वो वहां से चले गए। अब हालदार साहब सोचने लगे कि जब कैप्टन उसको कहते हैं, किसको बेटा? कैप्टन। यहां पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, हालदार साहब को कैप्टन नहीं कहा जाता था, ना पान वाले को कैप्टन कहा जाता था। कैप्टन कहा जाता था इन व्यक्ति को जो चश्मे बेचते थे और एक पांव से, पैर से अपाहिज थे और मूर्ति पर चश्मा लगाते थे, उनको सब कैप्टन कहते। तो हालदार साहब सोचते रहे, उनके मस्तिष्क में एक छवि अंकित हुई, एक इमेज ऐसी लगी कि हो सकता है आजाद हिंद के फौजी रहे हों वे भी, या भारतीय सेना के सिपाही रहे हों, इसलिए लोग उनसे कैप्टन कहते हैं। इस तरह से तरह तरह का विचार करते वो वहां से निकल जाते थे। डेली उनका यही नियम था कि आते, मूर्ति पर देखते, चश्मा लगाते और वहां से पान खाते और निकल जाते। ठीक है, अब क्या हुआ, कुछ समय बाद जब वो एक बार आते हैं तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर आज चश्मा नहीं है। बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा तो कई दिन हो गए, महीनों बीत गए, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि मूर्ति पर चश्मा नहीं हो। क्योंकि वो जो कैप्टन थे, कैप्टन अर्थात चश्मे वाला, ठीक है, वो उस पर चश्मा लगाने लगे थे। अब जब उन्होंने देखा कि मूर्ति पर चश्मा नहीं है, तुरंत ड्राइवर से कहा रोको 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 रोको, और फिर से वो पान वाले के पास गए। उनको पता था कि पान वाले का व्यवहार अच्छा नहीं है, फिर भी उनको पूछना था, उनके मन में जिज्ञासा थी कि आखिर ऐसा क्यों है कि आज मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है। वो गए पान वाले के पास, बोले भैया आज मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है? बोले साहब देखो, यूं तो पान वाले का लेखक स्वयं प्रकाश जी ने चरित्र चित्रण कैसा किया था बेटा, बहुत काला सा, मोटा सा, खुश मिजाज व्यक्ति, हमेशा दूसरों की बुराई करते रहना, निंदा करना, ऐसी उसकी आदत थी। लेकिन आज जब कैप्टन के बारे में हालदार साहब ने पूछा पान वाले से, तो पान वाला भावुक हो गया, इमोशनल हो गया, और कैप्टन के बारे में बताते हुए उसकी आंखें नम हो गईं। क्यों हो गई? वो कहने लगा कि साहब कैप्टन नहीं रहा। सुनकर हालदार साहब बहुत भावुक हो गए, अपने आप को संभाल नहीं पाए, आंखों से आंसू आने लगे। और क्योंकि जो कैप्टन थे वो जा चुके थे, दुनिया से अलविदा कह चुके थे। हालदार साहब मतलब मन भराया, आंखें भराई, और जो पान वाला था वो भी अपने रुमाल से अपने आंसू को पोंछता नजर आया, है ना। ठीक है, ये सुनकर हालदार साहब को बहुत दुख हुआ और वो गए अपनी जीप में बैठ गए और ड्राइवर से कहा कि ड्राइवर जल्दी चलो यहाँ से, क्योंकि उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कैप्टन की मृत्यु का समाचार सुनकर, और कहा कि अब मत रोकना गाड़ी यहाँ पर, अब मैं ना रुकूंगा ना पान खाऊंगा, मुझे नहीं रुकना है। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तो ड्राइवर तो ठीक है नहीं रुकेंगे। कुछ दिनों बाद फिर वो आए और अचानक से उन्होंने कहा ब्रेक लगाओ, रोको रोको रोको। अरे ड्राइवर ने सोचा साहब ने तो कहा था कि अब यहाँ पर नहीं रुकना है, आज क्या हुआ इतने दिनों बाद। और हालदार साहब क्या देखते हैं कि इस मूर्ति पर सरकंडे से बना हुआ एक चश्मा लगा है। अब आप पूछेंगे सरकंडा क्या होता है? देखो बेटा, लिखा है, जब हम स्टोरी पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। सरकंडा होता है एक जैसे बांस की छोटी छोटी पिंचेस, स्ट्रिप्स टाइप निकाल लेते हैं। आपने मक्के का पेड़ देखा है, ज्वार का पेड़ देखा है? यदि नहीं देखा तो जो बांस की टाइप जैसे छोटी छोटी स्ट्रिप्स जिनको फ्लेक्सिबल रहती हैं, कुछ भी आकार दिया जा सकता है। ठीक है, इस तरह के आकार जो भी चश्मा मश्मा बनाने का काम कौन करते हैं? बचपन में कभी आपने खेला है? बताइए, मिट्टी के खिलौने से खेला है क्या? कुछ इस तरह के लकड़ी के खिलौने से खेला है? नहीं खेला होगा, क्योंकि आपके हाथ में तो इलेक्ट्रॉनिक्स आए होंगे, और हो सकता है बचपन में आपने खेला भी हो, देखा भी हो। तो क्या हुआ, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा था। ठीक है, इस तरह से कुछ बना हुआ मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा था। हालदार साहब एकदम देखकर दंग रह गए कि ये कैसे हुआ, और वो फिर पान वाले के पास गए। ठीक है, सबसे पहले तो वो मूर्ति के निकट गए, एकदम सावधान की पोजीशन में खड़े होकर सैल्यूट किया मूर्ति को। ठीक है, और बिल्कुल मन ही मन जय हिंद वंदे मातरम देशभक्ति की भावना जताई, और वे देखते ही समझ गए कि ये तो बच्चों का काम है, क्योंकि ये सरकंडे का चश्मा बनाना या खेल खेल में इस तरह का कार्य करना
उनका मन भराया और गदगद हो गए, अति प्रसन्नचित हुए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि अब भी हमारे देश का भविष्य जो है बच्चे, बहुत अच्छे हाथों में हमारे देश का भविष्य है। कोई बड़ा ना सही, है ना, कैप्टन ना सही, अब कैप्टन तो जा चुके थे, क्योंकि कोई ना सही तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कम से कम उनके मस्तिष्क में तो ये आया कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा दिया जाए, और उन्होंने चश्मा लगा दिया। अंत यही होता है कहानी का। ठीक है, नेताजी जो थे अपने हवलदार साहब बहुत खुश हुए, उनको लगा कि अब हमारे देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। तो यही मैं आपसे कह रही हूं कि आप जो हैं भावी नागरिक हैं बेटा, समाज की, राष्ट्र की, घर परिवार की जिम्मेदारी आपके कंधों पर आने वाली है। और मैं गर्व करती हूं आपको अपने विद्यार्थियों के रूप में पाकर, क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे से अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने राष्ट्र को संभालेंगे और एक नई दिशा, एक नया कीर्तिमान समझते हैं, एक नई उपलब्धि, एक नई रिकॉर्ड के साथ अपने आप को प्रस्तुत करेंगे समाज में। ये थी कहानी। ठीक है, अब हमने, जैसा कि मैंने प्रीवियस आपको बताया, कि यहां पर हम देखेंगे कि रीडिंग किस तरह से लगाई जाती है। तो मैं रीड करती हूं, साथ साथ आप भी रीडिंग कीजिएगा, अपनी बुक को ओपन करके बैठिए बेटा, कि रीडिंग लगाने के लिए कब, किस लहजे से, कब किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। पढ़ना तो हर कोई पढ़ लेगा, लेकिन यदि एक से ही टोन में हम पढ़ते रहे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, अब चूंकि आप 10वीं क्लास में आ गए हैं तो आपको वॉइस मॉड्यूलेशन आना चाहिए, पढ़ने का लहजा आना चाहिए कि कब हम किस बात पर किस तरह से रिएक्ट करेंगे, किस तरह की भाव भंगिमा, अर्थात जो भी हमारे इमोशंस हैं, भाव दिखना चाहिए, आवाज में दिखना चाहिए कि वहां दुख है, दर्द है, खुशी है या हर्ष है। ठीक है, देखिए, हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक छोटे कस्बे से गुजरना पड़ता था। उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन सिनेमा घर तथा एक नगर पालिका थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती रहती थी, कभी सड़कें पक्की करवाने का काम, तो कभी शौचालय, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। एक बार नगर पालिका के एक उत्साही अधिकारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। संगमरमर की, मार्बल की। चूंकि बजट ज्यादा नहीं था, इसलिए मूर्ति बनाने का काम कस्बे के ही इकलौते हाई स्कूल के शिक्षक को सौंप दिया। ठीक है, कुछ वो मूर्ति मतलब कलाकार थे, वो शिक्षक होने के साथ साथ उनमें अन्य कलाएं भी थी, इसलिए ये कार्य उनको सौंपा। अब देखिए, मूर्ति सुंदर बनी थी, बस एक चीज की कमी थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया। एज आई टोल्ड यू, जब हवलदार साहब आए तो उन्होंने सोचा, वाह भाई, यह आइडिया ठीक है, वाह क्या खूब आइडिया है, मूर्ति पत्थर की पर चश्मा रियल। दूसरी बार जब हवलदार साहब आए तो उन्हें मूर्ति पर तार का फ्रेम वाला गोल चश्मा लगा मिला। तीसरी बार फिर उन्होंने नया चश्मा पाया। इस बार वे पान वाले से पूछ ही बैठे कि नेताजी का चश्मा हरदम बदल कैसे जाता है। पान वाले ने बताया कि यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। हवलदार साहब को समझते देर ना लगी कि बिना चश्मे वाली मूर्ति कैप्टन को खराब लगती होगी, इसलिए अपने उपलब्ध फ्रेम में से एक को वह नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता होगा। जब कोई ग्राहक वैसे ही फ्रेम की मांग करता होगा जैसा मूर्ति पर लगा है, तो वह उसे मूर्ति से उतार कर ग्राहक को दे देता होगा और मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता। चूंकि मूर्ति बनाने वाला मास्टर चश्मा बनाना भूल गया होगा या तो कुछ कमी रह गई होगी। हवलदार साहब ने पान वाले से जानना चाहा कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही। पान वाले बोला कि वह लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, वह तो पागल है, पागल इसलिए ऐसा करता है। अब क्या हुआ, हवलदार साहब को एक देशभक्त का मजाक बनते देखना अच्छा नहीं लगा। कैप्टन को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, चूंकि वह एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा सा आदमी था, ठीक है, जिसके सिर पर गांधी टोपी तथा चश्मा था। उसके एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची, सूटकेस टाइप छोटा सा, और दूसरे में एक बांस में टंगे ढेरों चश्मे थे।
वह उसका वास्तविक नाम जानना चाहते थे, परंतु पान वाले ने इससे ज्यादा बताने से मना कर दिया। 2 साल के भीतर हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई चश्मे लगते हुए देखे। एक बार जब हालदार साहब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। फिर क्या हुआ? पूछने पर पता चला कि कैप्टन मर गया या उनकी मौत हो गई। उन्हें बहुत दुख हुआ। 15 दिन बाद कस्बे से गुजरे तो सोचा कि वहां नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की ओर देखेंगे भी नहीं, परंतु आदत से मजबूर हालदार साहब की नजर चौराहे पर आते ही आंखें मूर्ति की ओर उठ गईं। वे जीप से उतरे और मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा रखा था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। यह देखकर हालदार साहब की आंखें नम हो गईं। पहला प्रश्न है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, जबकि वो सेनानी नहीं थे, ना ही सुभाष चंद्र बोस के साथ ही थे, फिर भी उनको कैप्टन क्यों कहा जाता था? सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उनके मन में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करते थे। जैसा हमने पाठ में पढ़ा ना कि किस तरह से नेताजी की मूर्ति पर उन्होंने पहले जो चश्मा लगाया था, इस उद्देश्य से उन्होंने बिल्कुल नहीं लगाया था कि मेरे चश्मे मूर्ति पर दिखेंगे और पब्लिक उनको खरीदेगी। बस उन्होंने भावना से ओतप्रोत होकर नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा दिया था। तो उनके मन में जो भावना थी, देश प्रेम की भावना थी, ये हर कहीं दिखी होगी, हर किसी को दिखी होगी, इसलिए लोग उनको कैप्टन कहते थे। और हो सकता है कि वे सैनिक रहे हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा था ना, रुको 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 रुको, ऐसा कुछ कहा था ना, ऐसा क्यों किया था? हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे, इसमें प्रश्न आएंगे। ठीक है, कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। हालदार साहब पहले इसलिए मायूस हो गए थे क्योंकि वे सोच रहे थे कि कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा तो अवश्य मिलेगी, परंतु उनकी आंखों पर चश्मा लगा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि चश्मे लगाने वाला देशभक्त कैप्टन तो मर चुका है, अर्थात उनकी तो मृत्यु हो गई है, और वहां अब किसी में वैसी देश प्रेम की भावना नहीं है, इसलिए वे मायूस हो गए थे और उनको बड़ा अजीब सा लगा था। अगला है उसी का, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जताता है? सरकंडे के चश्मे को देखकर हालदार साहब क्या समझे थे आपके बारे में, बच्चों के बारे में? क्या मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि अभी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जीवित है। भावी पीढ़ी अर्थात बच्चे इस धरोहर को संभाले हुए हैं। बच्चों के अंदर देश प्रेम का जज्बा है अर्थात देश का भविष्य सुरक्षित है। सरकंडे का चश्मा देखकर बड़े प्रफुल्लित हुए और उन्हें जाकर नेताजी की मूर्ति के सामने सैल्यूट किया और सावधानी की स्थिति में खड़े भी हो गए थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बेटा। हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? सरकंडे का चश्मा देखकर क्या वो भावुक क्यों हो गए? क्या हुआ होगा, देखते हैं। उन्होंने जब प्रतिमा की आंखों पर चश्मा लगा देखा तो हालदार साहब के मन में की निराशा भावना अचानक ही आशा के रूप में परिवर्तित हो गई और उनके हृदय की प्रसन्नता आंखों से आंसू बनकर छलक उठी। उन्हें यह विश्वास हो गया कि देशभक्ति की भावना भावी पीढ़ी के मन में पूरी तरह से भरी हुई है। उनके लिए वो इतनी सी बात नहीं थी, उनके लिए बहुत बड़ी बात थी और वे बड़े प्रसन्न हुए। वो सुनाए अपने देशभक्ति गीत है, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। बिल्कुल, दुनिया के रंज सहना और कुछ ना मुंह से कहना, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। नेता का अर्थात राजनेता की बात नहीं की जा रही है, लीडर, एक कुशल नेतृत्वकर्ता जिसके कंधों पर परिवार का, समाज का और राष्ट्र का
भार रहता है और उस भार को वो बोझ समझ के उसको हटाता नहीं है, बल्कि पूरी उत्तरदायित्व की भावना के साथ, जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व दोनों अलग अलग चीजें हैं बेटा। जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी, और ये दोनों भावनाएं जब हमारे अंदर होंगी तभी जाकर हम अपने कार्य को जवाबदारी के साथ कर सकते हैं। सिर्फ जिम्मेदारी करना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि भाई मेरा काम था मैंने कर दिया, उसका परिणाम क्या होगा, उस परिणाम की चिंता, उस परिणाम का सही परिणाम आना भी हमारा ही फर्ज है। ठीक है, तो जिम्मेदारी के साथ साथ उत्तरदायित्व की भावना जब हमारे मन में होगी तो ऐसी कोई शक्ति नहीं, ऐसी कोई ताकत नहीं जो हमें परास्त कर सके। तो प्यारे बच्चों, बस खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सद्मार्ग पर चलेंगे, अच्छे कार्य करेंगे। विद्यार्थी हैं तो विद्या अर्जन पर अधिक हमें फोकस रहना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। क्यों ऐसा कहा बताइए? लेखक ने यह प्रश्न क्यों लिखा बताइए? पहले तो प्रश्न समझ में आया? फिर से पढ़ूं? प्रश्न है, कौन सोच रहे थे पहले तो आप ये बताइए? हलदर साहब। ओके, क्या सोच रहे थे कि क्या होगा उस कौम का, कौम अर्थात देश, धर्म, जो अपने देश की खातिर घर, गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। कब सोच रहे थे वो? कब ऐसा विचार उनके मन में आया था? जब पान वाले द्वारा कैप्टन अर्थात चश्मे वाले का मजाक उड़ाया जा रहा था। जब हालदार साहब ने पूछा था कि अच्छा कैप्टन कोई आजाद हिंद फौज के थे या नेताजी के साथी थे या सैनिक थे, तो पान वाले ने कितने जवाब दिया था, कैसा जवाब दिया था? वो लंगड़ा फौज में जाएगा, पागल है पागल, इस तरह से जवाब दिया था। बेटा एक और बात, ये जो जितने भी कैरेक्टर हैं वो समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। समाज में ऐसे लोग रहते हैं, कुछ रहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, कुछ रहते हैं जो अपने बारे में सोचने के साथ साथ सबका भी सोचते हैं, सबके हित अहित की चिंता भी करते हैं। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो दूसरों के दुख में खुश होते हैं, जो दूसरों की कुछ कमी नजर आएंगी तो हंसते हैं, और सिर्फ वो सोचते हैं कि हम में कोई गलती नहीं है, हम कभी कोई भूल कर ही नहीं सकते हैं। ऐसे भी होते हैं। जो कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल आश्रित रहते हैं, दूसरों पर ही आश्रित रहते हैं कि हमें क्या करना है, जो किस्मत में होगा वो हो जाएगा। अरे बच्चों, लेकिन आपने वो सुना होगा ना कि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ ही नहीं होते। हाथों की लकीरों पर भरोसा मत करना यारों, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ ही नहीं होते। फिर अर्थात जब तक हम कर्म नहीं करेंगे परिणाम की उम्मीद या फल की उम्मीद लगाना मूर्खता ही होगी। तो मनुष्य जीवन है तो कर्म तो हमें करना है, और कर्म को भी अच्छे से करना है, सकारात्मकता के साथ करना है, तब उसका परिणाम निकलेगा, फल की चिंता किए बिना। अब देखिए क्यों ऐसा कहा उन्होंने कि लोग उन पर हंसते हैं जो कुछ अच्छा करते हैं, अच्छा करते हैं तो हंसी आती है लोगों को, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उस मजाक उड़ाने के लिए या कुछ हमारी लोग नहीं लेग पुलिंग जिसको कहते हैं वो करते हैं, तो उसमें हमें व्यथित नहीं होना है, अपने रास्ते से हटना नहीं है। हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, और हमें अच्छा करना है, तो हम चलते जाएंगे। 9th क्लास का फिर एक दोहा याद आया मुझे, कबीर दास जी का था, कबीर की साखियां। हंसती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली डारी, हंसती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली डारी, श्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी कबीरा, भूकन दे झक मारी। अर्थात हम यदि कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमें पता है, हमारे पास सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, और आई नो कि मैं अच्छे रास्ते पर जा रही हूं या जा रहा हूं, कोई क्या कहता है जस्ट डोंट केयर अबाउट एनीवन। हमें परवाह सिर्फ उनकी करना है जो हमारे अपने हैं। ठीक है, बाकी
कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हमें उनकी परवाह नहीं करना है। कबीरदास जी ने बहुत अच्छी बात कही है। मैं यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूज हूं कि वो कबीरदास जी का ही है या रहीमदास जी का है, ठीक है, तो मुझे माफ कीजिएगा यदि मैं थोड़ा कवि का नाम यहाँ हो जाए तो, ठीक है। 9th क्लास की बात कर रही हूँ अभी की नहीं, कबीरदास जी हैं वैसे तो। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे छकमारी। जब गली से हाथी गुजरता है ना तो कुत्ते भौंकते ही हैं। क्यों? उन्हें डर लगता है भाई, उनके सिर पर खतरा मंडराता है कि ये इतना विशाल काय शरीर गली में रहेगा तो हम बेचारे कहां जाएंगे, तो वो भौंकने लगते हैं। उनको लगता है भौंकेंगे और डर कर भाग जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति अच्छी रास्ते पर जाता है, सफलता के शिखर पर जाता है, तो लोग उसकी टांग खींचते हैं, उसको पीछे धक्का देने का कोशिश करते हैं, लेकिन उस धक्के से या उनकी जरा सी नेगेटिव बातों से यदि हम भ्रमित हो गए तो हम उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो जस्ट इग्नोर इट, उनकी परवाह नहीं करनी है हमें। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाडारी, हमें अपने कार्य को आसानी से सहजता से करते जाना है, क्योंकि जीवन तभी आगे बढ़ता है जब हम कुछ करते हैं, ठीक है। स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी, इसलिए प्रसिद्ध कवि कह गए हैं कि ये संसार भी एक स्वान की भांति है, जो अच्छा करते हैं ना उन पर भूखता है। तो जब कभी कोई चिढ़ या जलन और कटाक्ष हो जाए ना, तो तब समझिए आप कहीं ना कहीं तो कुछ अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो और साथ ही साथ जब हम अच्छा करते हैं तो अहमवादी नहीं होना है बेटा, घमंड नहीं आना कि मैं तो अच्छा कर रहा हूं, बस सहज रूप से सरलता से अपने कार्य को करते जाइए, ठीक है। हवलदार साहब बार बार सोचते कि उस कौम का भविष्य कैसा होगा जो उन लोगों की हंसी उड़ाता है जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ त्याग कर देते हैं। साथ ही वह ऐसे अवसर तलाशती रहती है जिसमें उसकी स्वार्थ की पूर्ति हो सके, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी नैतिकता को भी तिलांजलि क्यों न देनी पड़े। अर्थात आज हमारे समाज में स्वार्थ पूर्ति के लिए अपना ईमान तक बेच दिया जाता है। यहाँ देशभक्ति को मूर्खता समझा जाता है, यहाँ सच्चाई को भी क्या बड़े ईमानदार बनते हैं, क्या मिलता है ईमानदारी में। लेकिन बेटा साच को आंच नहीं, देर दुरुस्त, यदि हम सच्चे रास्ते पर चलते हैं तो हमें किसी चीज का डर नहीं है, किसी का डर नहीं है, क्योंकि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हमें अपने कार्य को निरंतरता के साथ करते जाना है, अच्छे से चलते जाना है, किसी का डर नहीं है, किसी का भय नहीं है, साथ ही साथ आत्मविश्वास है ना हमारे पास, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। कैसा था पान वाला, याद आया? काला, मोटा, जब वो हंसता था तो उसकी तोन थिरकती थी, है ना, और क्या होता था, उसके लाल काल बत्ती सी खिल उठती थी। लेखक ने ऐसा लिखा है कि जब वो हंसता था तो उसकी लाल काली बत्ती सी खिल उठती थी। बहुत अच्छे से उसका व्यंग किया। परंतु एक और बात लिखी है लेखक ने कि वो भावुक भी था। जब हवलदार साहब को कैप्टन की मृत्यु के बारे में बता रहा था तो उसकी आंखें नम हो गई थी। पढ़ते हैं। पान वाला काला, मोटा और खुश मिजाज व्यक्ति था। उसके सिर पर गिने चुने बाल ही थे। ज्यादा पान खाने के कारण उसके दांत काले लाल हो चुके थे। वह हरदम अपने मुंह में पान भरे रहता था और भावुक भी था। और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। क्या हमें किसी के शरीर का या ईश्वर की रचना का मजाक उड़ाना चाहिए? क्या हमें किसी के प्रति अपशब्द बोलने का अधिकार है? क्या ये हमारी इंसानियत है? क्या ये हमारी मनुष्यता है? किसी को भी हम कुछ भी कहेंगे? नहीं कहना है बेटा, नहीं कहना है। देखिए, यह टिप्पणी कैप्टन के बारे में हवलदार साहब द्वारा पूछे जाने पर पान वाले द्वारा कही गई थी, जो बिल्कुल भी उचित नहीं था। कैप्टन शारीरिक रूप से अक्षम था, जिसके लिए वह फौज में नहीं जा सकता था, परंतु उसके हृदय में जो अपार देशभक्ति की भावना थी वह किसी फौजी से कम नहीं थी। कैप्टन अपने कार्यों से जो असीम देश प्रेम प्रकट करता था, उसी कारण पान वाला उसे पागल कहता था। हाँ, एक और बात बताना चाहूंगी, जैसे जिनके मन में किसी भी कार्य को करने का जुनून होता है, सनक होती है, तो लोग उनको भी तो पागल कहते हैं। साइंटिस्ट जब आविष्कार
करते हैं ना तो वो खाना पीना सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ अपने आप का ख्याल रखना तक भूल जाते हैं। तो लोग उनको भी पागल कहते हैं कि क्या पागल हो गया है। लेकिन जब आविष्कार हो जाता है, सफल हो जाता है, तो वही लोग उनकी तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। तो बेटा दुनिया की बातों पर नहीं जाना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है, ठीक है। ऐसा कहना पान वाले की स्वार्थपरकता की भावना को दर्शाता है, जो सर्वथा अनुचित है। वास्तव में तो पागलपन की हद तक देश के प्रति त्याग व समर्पण की भावना रखने वाला व्यक्ति श्रद्धा का पात्र है, उपहास का नहीं, है ना। ठीक है, हमें सबके प्रति अच्छी भावना रखनी है। कौन हमारे प्रति कैसी भावना रखना है, जस्ट डोंट केयर, बट हमें अपने प्रति अपने मन में अच्छी भावना रखना है। जलन, द्वेष, बदले की भावना, ईर्ष्या, नफरत, इनको कदापि अपने मन और मस्तिष्क में मत स्थान देना। बेटा मैं कोशिश करती हूं, ये भावनाएं नहीं रखती हूं अपने मन में, कोशिश करती रहती हूं और फिर वो नहीं आने देती। मैं कभी मान लीजिए कुछ बात के लिए विचलित होती हूं, तुरंत अपने आप को लाती हूं, कहां जा रही हो लाली, कंट्रोल, और बिल्कुल ऑल इज वेल, सब कुछ सही हो जाता है। तो अपने अंदर अच्छे से अच्छी अच्छी भावनाओं को बसाएंगे तो सब कुछ अच्छा होता है। जैसे हमारे विचार होते हैं ना बेटा, जैसे हमारे विचार होते हैं हमें सब कुछ वैसा ही मिलता जाता है। ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रही हूं, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी की मूर्ति को निहारते थे। हालदार साहब का हमेशा चौराहे पर रुकना और नेताजी को निहारना यह प्रकट करता है कि उनके अंदर देशभक्ति की भावना प्रबल थी और वे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले महापुरुषों का हृदय से आदर करते थे। नेताजी को पहनाए गए चश्मे के माध्यम से वे कैप्टन की देशभक्ति को देखकर खुश होते थे, जिनके लिए उनके मन में श्रद्धा भी थी। ठीक है, देख लिया ना क्यों रुकते थे वे, क्यों निहारते थे, क्योंकि उनके मन में देशभक्ति की भावना थी। इसी का प्रश्न है। पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। अब ये पान वाले की कौन सी भावना को प्रकट करता है। देखिए, कैप्टन की मृत्यु की बात पर पान वाले का उदास हो जाना और सिर झुकाकर आंसू पोंछना इस बात को प्रकट करता है कि पान वाले के हृदय में कैप्टन के प्रति गहरी आत्मीयता की भावना थी। कहीं ना कहीं उसके मन में भी कैप्टन की देशभक्ति के लिए श्रद्धा थी, जिस कारण कैप्टन के मर जाने पर वह दुखी हो गया। उपरोक्त घटना से पान वाले की संवेदनशीलता और देश प्रेम की भावना का भी पता चलता है, अर्थात वो भावुक था। मेनली उसकी भावुकता की भावना का पता चलता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था, कौन सी भावना थी। कैप्टन द्वारा बार बार मूर्ति पर चश्मा लगाना यह प्रकट करता है कि वह देश के लिए त्याग करने वाले लोगों के प्रति अपार श्रद्धा रखता था। उसके हृदय में देशभक्ति और त्याग की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। ठीक है, ऐसा, हाँ, आप सही सोच रहे हैं कि उसके चश्मे बिकते भी तो थे, लेकिन जब पहला उसने चश्मा लगाया था तो ये सोचकर कदापि नहीं लगाया था कि मेरे चश्मे बिके इसलिए मैं चश्मा लगा रहा हूं। ठीक है, ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है अपना 7वां। जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था, तब तक उसके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। जैसे ही हालदार साहब ने पान वाले से पूछा था कि ये चश्मा कौन लगाता है, तो पान वाले ने क्या कहा था, कैप्टन लगाता है। अब कैप्टन शब्द सुनते ही हालदार साहब को क्या लगा, कैसी इमेज आई थी कि कोई अच्छा होगा, कोई सैनिक रहा होगा, अच्छा सा जवान व्यक्ति होगा, युवा होगा, या देशभक्त होगा, या आजाद हिंद फौज का सिपाही रहा होगा, या नेताजी का साथी रहा होगा। कुछ कई तरह की इमेज आई उनके मन में। ठीक है, हालदार साहब ने जब तक कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था, तब तक उनके मानस पटल पर कैप्टन की एक भारी भरकम मजबूत शरीर वाली रौबदार समझते हैं, छवि अंकित हो रही थी। उन्हें लगता था फौज में होने के कारण लोग उन्हें कैप्टन कहते हैं। आई बात समझ में बेटा। कैप्टन शब्द सुनते ही उन्हें लगा कि एक हिष्ट पुष्ट सा व्यक्ति होगा, हो सकता है कोई सैनिक हो, आ गया हो, लगा कर चला गया हो। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कस्बों, शहरों, महानगरों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है।
इस तरह की मूर्ति लगाने के उद्देश्य क्या है? क्यों लगाई जाती हैं चौराहों पर मूर्तियां? क्या बताने के लिए बेटा? आपसे पूछ रही हूं। हाँ बताइए, आपने देखी होंगी ना किसी चौराहे पर किसी ना किसी की मूर्ति तो लगी रहती है हर किसी चौराहे पर। तो वो मूर्तियां क्यों लगाई जाती हैं? देखिए, सुनिए। इस तरह की मूर्ति लगाने का प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि उक्त महान व्यक्ति की स्मृति हमारे मन में बनी रहे, हमें यह स्मरण रहे कि उस महापुरुष ने देश व समाज के हित के लिए किस तरह के महान कार्य किए थे। उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर हम भी अच्छे कार्य करें जिससे समाज व राष्ट्र का भला हो सके। जिस भी नेता की या जिस भी राजनेता की या जिस भी देशभक्त की मूर्ति चौराहे पर लगाई जाती है तो उसका यही उद्देश्य होता है कि जो हम वर्तमान में जो हैं उनकी मूर्ति, सबसे पहले तो हम उनको देखें, जानें कि आखिर ये थे कौन, ठीक है। और फिर जब बार बार उनकी जन्म तिथि या पुण्यतिथि मनाई जाती है तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे संस्कार क्या कहते हैं, है ना, और किस तरह से हमें उनके बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए, तो उनकी जानकारी प्राप्त होती है। तो कई तरह की बातें यहाँ पर पता चलती हैं कि हाँ ये करना चाहिए, है ना, भावी पीढ़ी उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके कि अच्छा सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने ये किया था, ये क्रांतिकारी थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है। इस तरह से जो चौराहे पर मूर्ति लगती हैं उनका यही उद्देश्य रहता है। इसी का अगले प्रश्न चलते हैं, 8वें प्रश्न की अगले प्रश्न की ओर। आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करना चाहेंगे और क्यों? बताइए। आपसे पूछ रही हूं बच्चों कि यदि आपको यह कार्य दिया जाए कि आपको एक किसी भी आइडियल पर्सन की मूर्ति स्थापित करनी है तो आप किसकी मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे, और साथ ही साथ ये भी बताना है कि क्यों उसकी मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे। देखिए यहां पर उत्तर है, आप अपने हिसाब से अपने आधार पर भी उत्तर लिख सकते हैं। हम अपने इलाके के चौराहे पर महात्मा गांधी की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे। इसका कारण यह है कि आज के परिवेश में जिस प्रकार से हिंसा, झूठ, स्वार्थ, वैमनस्य समझते हैं, मानवता को कुचलने वाला, सांप्रदायिकता, धार्मिक भेदभाव, भ्रष्टाचार आदि बुराइयां व्याप्त होती जा रही हैं, इसमें गांधी जी के आदर्शों की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। गांधी जी की मूर्ति स्थापित होने से लोगों के अंदर सत्य, अहिंसा, सदाचार, सांप्रदायिक सौहार्द आदि की भावनाएं उत्पन्न होंगी। इससे समाज व देश का वातावरण अच्छा बनेगा। साथ ही साथ आप जिसकी मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए स्वामी विवेकानंद की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे, है ना, जिसकी भी, या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे, जिसकी भी मूर्ति आप स्थापित करवाना चाहते हैं, आप अपने मस्तिष्क से पूछकर अच्छे से उसका उत्तर लिख सकते हैं, बशर्ते कि वाक्य निर्माण सही से हो और जो प्रश्न में पूछा है वो उत्तर उसको क्लियर कर दे। इनकी मूर्ति हम स्थापित करवाना चाहेंगे, लेकिन क्यों, वो भी आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। इसी का अगला प्रश्न है, उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? अभी इससे पहले, बिल्कुल अभी मैंने आपको शब्द उत्तरदायित्व बताया था ना कि जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व दोनों अलग अलग चीजें हैं। जिम्मेदारी है मेरी जिम्मेदारी क्या है, मैं आऊं, वीडियो बनाऊं, हो गया। लेकिन मेरा उत्तरदायित्व क्या है कि जो वीडियो आप देख रहे हैं आप तक पहुंचे, आप सुने, आप समझें, और जब भी आपकी परीक्षाएं हो या जीवन रूपी परीक्षा हो तो आप अपने अंदर इन मूल्यों को बैठाएं, इनका पालन करें, तब मेरा उत्तरदायित्व होगा। अन्यथा ड्यूटीज तो सभी करते हैं ना, लेकिन जिम्मेदारी निभाना और उसको उत्तरदायित्व के साथ निभाना बहुत बड़ी चीज है। तो हमें जिम्मेदारी को उत्तरदायित्व की भावना के साथ निभाना है कि जो भी होगा जवाबदार मैं रहूंगी, हम रहेंगे, ठीक है। तो हम जो भी कार्य करते हैं, मान लीजिए हमने आज टेस्ट दिया, स्कूल में आपका टेस्ट हुआ या ऑनलाइन आपका टेस्ट हुआ, तो अब मेरी जिम्मेदारी आपको प्रश्न देना, ठीक है, आपने प्रश्न लिख लिए। अब मेरा उत्तरदायित्व क्या है कि जो प्रश्न दिए हैं क्या उन प्रश्नों को मैंने कभी समझाया? हाँ, समझाया। यदि आपको वो प्रश्न उत्तर फिर भी नहीं आए, फिर मैं क्या करूंगी, आपको डांट लगाऊंगी? नहीं, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको फिर से वो समझाऊं, क्योंकि हर एक का, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपसे कहा था कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, है ना, मल्टीपल इंटेलिजेंस, आपने सुना होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा, साइकोलॉजी में पढ़ा था कि हर एक की बुद्धि जो क्षमता होती है वो अलग अलग रहती है।
कोई बहुत जल्दी मतलब ग्रेस्प कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है, किसी को बहुत टाइम लगता है। तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि जिसको कम टाइम लगता है उसको हम पढ़ाकर एक साइड हो जाएं। हमारा कर्तव्य है, हमारा उत्तरदायित्व है कि हर एक बच्चे को सही से समझ में आए और जो समझाया जा रहा है, जो कार्य दिया जा रहा है, वो उसको तब के लिए वो मतलब अपने मस्तिष्क में स्टोर रख सके, सुरक्षित रख सके जब क्यों पढ़ रहा है, परीक्षाओं के लिए पढ़ रहा है, जीवन के लिए पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर यही है कि जो मूर्ति आप लगवाना चाहेंगे तो आपके एवं दूसरे लोगों के उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए। क्या मूर्ति लगाकर हम बस भूल जाएंगे, भाई हमने तो स्टैच्यू तो लगवा दी, अब हमारी क्या जिम्मेदारी, हमने इतने सारे पैसे तो खर्च कर दिए, अब हमारी क्या जिम्मेदारी, हमारी कोई जिम्मेदारी नो। यदि हम कोई कार्य करते हैं तो उसकी संपूर्ण रक्षा, सुरक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी भी हमारी है, उत्तरदायित्व भी हमारा है। हम ये नहीं सोच सकते कि हमने कर दिया अब तुम जानो भाई, आप जानो, नहीं। यदि ऐसा सब करने लगे तो सारे काम ऐसे ही पड़े रहेंगे। ठीक है, तो हमें जिम्मेदारी के साथ साथ उत्तरदायित्व भी निभाना है। हमारा यह उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हम उस मूर्ति की गरिमा का ध्यान रखें। गरिमा समझते हैं, डिग्निटी, मान सम्मान, मर्यादा। हम ना तो स्वयं उस मूर्ति का अपमान करें अथवा उसे क्षति भी ना पहुंचाएं और ना ही दूसरों को ऐसा करने दें। हम उस मूर्ति के प्रति पर्याप्त श्रद्धा प्रकट करें एवं उस महापुरुष के आदर्शों पर स्वयं भी चलें तथा दूसरे लोगों को भी चलते रहने के लिए प्रेरित करें। साथ ही साथ उसकी देखभाल भी करें। जन्म तिथि और पुण्यतिथि पर कुछ आयोजन भी करवाएं ताकि ना केवल मूर्ति से रूबरू हो लोग, बच्चे, बल्कि उनका जन्म, उनके कार्यों से भी परिचित हो जाए। तो इस प्रकार से जो भी कार्य हम करते हैं उसको पूरी श्रद्धा, पूरी जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व के साथ हमें करना है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। ओके, आशा करती हूं प्रश्न समझ में आ गया होगा। आया ना बेटा कि हमें क्या करना है, कि हमें ये देखना है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूं, क्वेश्चन बड़ा है, हो सकता है समझ में नहीं आया हो। सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते, बल्कि हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। तो अब सुनिए, मैं एक और बात बताती हूं। देश प्रेम या देशभक्ति की भावना केवल तभी जागृत नहीं की जा सकती या केवल तभी प्रकट नहीं की जा सकती कि हम जाएं और सीमा पर तैनात होना पड़ेगा, हमें बड़ी सी बंदूक धारण करनी पड़ेगी या शत्रु देशों से रक्षा करनी पड़ेगी। ठीक है, हम अपनी जगह अपने अपने कार्यों को यदि सुचारू रूप से करेंगे तो वो भी देश की सेवा ही होगी। अब आप पूछिए क्यों, पूछेंगे ना, कैसे मैडम, हम तो अपना काम कर रहे हैं, तो ये तो सिर्फ हमारा काम हुआ, फिर देश की सेवा कैसे हुई। तो बेटा सुनो, आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, मैं टीचर हूं, मेरा कार्य है आपको पढ़ाना और समझाना। आपका कार्य है अच्छे से पढ़ना, अध्ययन करना, विद्यार्जन करना। यदि हम अपने कार्य को सुचारू रूप से करेंगे तो देश का नागरिक कौन है, भावी नागरिक कौन है, आप ना, जिनके कंधों पर हर एक जिम्मेदारी होगी। कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक काम नहीं करता ना, हमको सभी व्यक्तियों को, सभी लोगों को तरह तरह के कार्य करने होते हैं, जब जाके तब कहीं जाकर सारा काम अच्छे से हो पाता है और एक देश संपन्न और विकसित राष्ट्र कहलाता है। ठीक है, तो सीमा पर तैनात फौजी विशिष्ट रूप में देश प्रेम का परिचय देते हैं। इसमें कोई शंका नहीं है कि सीमा पर तैनात फौजी अपने प्राणों की चिंता किए बिना, अपने रक्त की अंतिम बूंद तक देश की रक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात पहरा देते हैं, तत्पर रहते हैं। ठीक है, उनका देश प्रेम अत्यंत उच्च कोटि का और अनुकरणीय होता है, परंतु हम लोग भी विभिन्न कार्यों के माध्यम से देश प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। जैसा अभी बताया मैंने, आप विद्यार्थी हैं तो अच्छे से पढ़िए ताकि आपका भविष्य सुरक्षित हो। और आप ये जानते हैं ना कि एक देश को विकसित राष्ट्र किस आधार पर कहा जा सकता है, सबसे पहले उसकी
शैक्षिक योग्यता, आर्थिक संपन्नता, ये सारी चीजें क्राइटेरिया होती है ना, आप जानते हैं ना बेटा। तो हम अपने अपने कार्य को सुचारू रूप से यदि करते हैं तब भी हम देश की रक्षा, सुरक्षा और उसके विकास में योगदान दे सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह काम है सरकारी संपत्ति को क्षति ना पहुंचाना, उसी का है। बढ़ते प्रदूषण को रोकने में मदद करना। अब ये नहीं कि हम अकेले से क्या हो जाएगा, हम यदि प्रदूषण नहीं करेंगे तो सब लोग तो कर रहे हैं। यदि ऐसा ही सब लोग सोचने लगेंगे तो कौन रोकेगा। हम हर एक व्यक्ति को जागरूक होना होगा। अधिकाधिक वृक्ष लगाना, पर्यावरण तथा अपने आसपास की सफाई रखना, पानी के स्रोतों को दूषित होने से बचाना, वर्षा जल का संरक्षण करना, बिजली की बचत करना, कूड़ा इधर उधर ना फेंकना, नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाए रखने का प्रयास करना, तोड़ फोड़ ना करना, शहीदों एवं देशभक्तों के प्रति सम्मान रखना, लोगों के साथ मिलजुल कर रहना, ये सारी बातें हमें देश प्रेम की ओर ले जाती हैं। और इससे ये बिल्कुल अभिप्राय है, ये इससे साबित हो जाता है कि यदि हम इन कार्यों में शामिल हैं तो हम भी अपने देश को विकास की ओर ले जाने में सहयोग दे रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। स्थानीय बोली समझते हैं, क्षेत्रीय भाषा, जो जहां रहता है। बोलियां, बोली, भाषा और बोली अलग है। ठीक है, तो अपने अपने आधार पर आपने वो सुना है, कोस कोस पर बदले वाणी, 4 कोस पर पानी। ये है कोस। कोस मतलब 4, 5, 6 किलोमीटर के आधार पर यदि गांव या शहर या कोई भी क्षेत्र बसे हैं, जैसे एक गांव से दूसरे गांव की दूरी बहुत कम होती है। गांव टू गांव यदि हम देखें तो बहुत कम दूरी होती है। तो हर एक की क्षेत्रीय भाषा होती है, रीजनल लैंग्वेज होती है। साथ ही साथ यहाँ लिखा है कि स्थानीय बोली होती है। हर एक को अपने अपने तरीके से बोलने की स्वतंत्रता है, क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार है। हमने देखा था ना कि हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं जिनका हम अच्छे से उपयोग करते हैं। साथ ही साथ हमें अपनी कर्तव्य अर्थात ड्यूटीज का भी निर्वहन करना चाहिए। अब यहाँ लिखा है, पाठ में लिखा था, उसको देखेंगे और उसके बाद फिर हम लिखेंगे मानक हिंदी में, जो सर्वसम्मति के अनुसार मान ली है। ओके, कोई गिराक आ गया समझो, उनको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब ये मानक हिंदी तो नहीं है, ये तो स्थानीय भाषा है, तो बोली है। तो इसको हम मानक हिंदी में किस तरह से लिखेंगे बच्चों? मानक हिंदी में रूपांतरित कैसे करेंगे? कोई गिराक, गिराक को क्या लिखेंगे? ग्राहक। ठीक है, देखिए यहां लिखा है गिराक, उसको लिखेंगे ग्राहक। आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट, चौखट मतलब फ्रेम चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, किधर से, कहां से। ठीक है, तो उनकी मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया और उसकी जगह दूसरा लगा दिया, बिठा दिया मतलब उधर मतलब उधर और दूसरा बिठा दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम ये शब्दों को चुन सकते हैं और अपनी मानक भाषा में लिख सकते हैं। क्लियर? हाँ, ध्यान से सुनना। अब आप ये भी सोचेंगे कि कभी कभी हिंदी भाषा में अंग्रेजी के शब्द आ जाते हैं, कभी उर्दू के, कभी अरबी के, कभी फारसी के, बहुत सारे ऐसे शब्द आ जाते हैं, उनको भी हम लिख सकते हैं क्या मैडम? क्या हम हिंदी लिखते लिखते कोई अंग्रेजी के शब्दों को भी लिख सकते हैं? यदि हमें हिंदी शब्द नहीं आ रहा है उस समय, तो क्या हम अंग्रेजी शब्द को ही हिंदी में लिख दें? तो देखिए मैं बताती हूँ, सुनिए भाई, खूब क्या आइडिया है। इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। यस, सुनना है ध्यान से। एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्द आ जाने से भाषा अधिक समझने योग्य हो जाती है, सरल हो जाती है। कैसे बेटा? लेकिन हाँ, एक और बात का ध्यान रखना है आपको कि जो शब्द हम दूसरी भाषा के लेकर आएंगे वो अधिक नहीं होने चाहिए। यदि अधिकता आ गई तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा और लोग हम पर व्यंग भी कर सकते हैं कि कहां से आ जाते हैं, क्या करते हैं, जब नहीं आती तो क्यों बोलते हैं। बहुत सारी बातों को सोच समझ करिए।
कभी कभी कहीं कहीं, जैसे मान लीजिए भाई क्या खूब आइडिया है, अच्छा लग रहा है ये सेंटेंस, यदि कहते कि बहुत अच्छा तरीका है तो उसमें उतना दम नहीं आता बात में, है ना, ठीक है। तो एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से उस भाषा की भावे व्यक्ति की क्षमता में वृद्धि होती है, भाषा का भंडार बढ़ता है, भाषा का स्वरूप अधिक आकर्षक हो जाता है, भाषा में प्रवाहमयता, फ्लुएंसी आती है। समझ में आया? लेकिन शब्दों की अधिकता नहीं होनी चाहिए। शब्द पढ़े हैं आपने, पढ़े ही होंगे बिल्कुल, है ना। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, विदेशी को आगत शब्द भी कहते हैं। तो तत्सम, तत्सम अर्थात संस्कृत के शब्द एज इट इज यथावत जब हिंदी भाषा में ले लिए जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं बेटा? तत्सम, अर्थात जैसे कि तैसे उठाकर संस्कृत से हिंदी में रख दिए। तद्भव, तद्भव अर्थात संस्कृत के शब्दों को थोड़ा परिवर्तन करके हिंदी में लाया गया। तद्भव अर्थात उनको थोड़ा सा मोड़ तोड़ कर दिया। तत्सम मतलब वैसे ही नहीं, उनके समान नहीं, वही नहीं। तद्भव मतलब थोड़ा सा परिवर्तन किया। और देशज मतलब बिल्कुल जो आंचलिक भाषा के हैं, जो और किसी देश से हमारे देश में नहीं आए थे, जैसे लोटा, थाली, है ना, ऐसे शब्द हैं जो हमारे ही देश के थे। विदेशी या आगत जैसे ट्रेन, मोबाइल, हम सब यही कहते हैं ना कि ट्रेन क्या पता कितने बजे की ट्रेन होगी, या फिर मोबाइल कहाँ रखा है, दूरभाष। या फिर हम ट्रेन को ये तो नहीं कहते लोहपथगामिनी का क्या समय है, लोहपथगामिनी इतने, स्टेशन भी हिंदी इंग्लिश का ही है। तो ऐसे विदेशी या आगत शब्दों के आ जाने से हमारी भाषा समझने योग्य भी हुई है। इसलिए यदि दूसरी भाषा के शब्दों का हिंदी भाषा में आ जाना अनर्थ नहीं है, तब तक नहीं है जब तक कि हम उनको अधिकता में उपयोग ना करें। ऐसा नहीं है कि पता चले कि सारा का सारा हम अंग्रेजी के शब्दों को ही हिंदी में लिखे जा रहे हैं, तो वो फिर मान्य नहीं होगा। समझ में आया बच्चों? ठीक है, हाँ, ओके, थैंक यू। आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य से निपात छांटिए और उनसे नए शब्द बनाइए। ठीक है, निपात आपको छांटना है। निपात पता है, 9th में हमने पढ़े थे निपात, निपात 9th में पढ़े थे। ऐसे शब्द जिनमें वजन हो, अर्थात जिनको बोलने पर थोड़ा सा दम लगे। जैसे कि मैं कहूं कि बेटा आज आपको भी सारे प्रश्नों के उत्तर देना है, या मैं कहूं, हाँ मान लीजिए मैं किसी का नाम ले लूं, रोहित बेटा आज आपको ही इस प्रश्न का उत्तर देना है। इससे क्या तात्पर्य हो रहा है, क्या निकल रहा है अर्थ, कि सिर्फ और सिर्फ राहुल या रोहित ही इसका उत्तर देंगे। तो ही क्या है? निपात। या मैं कहूं मैं जब से अब तक आपका वेट कर रही थी और आप यहां वहां बिजी थे। कहां थे जब से अब तक, ठीक है। तो ऐसे शब्द जिनमें बोलने पर थोड़ा हम रुकें भी और उनमें एक मुख्य अर्थ समझ में आए कि अच्छा सिर्फ उन्हीं का है या ऐसा है। ठीक है, ही, भी, तक, ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। जैसे देखो, नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी, कुछ ना कुछ। अब यदि सिर्फ यहां लिखा होता कि नगर पालिका थी, कुछ करती रहती थी, करती भी रहती थी, कुछ करती भी रहती थी, तो उतना अधिक उस शब्द पर ध्यान नहीं जाता। लेकिन लिखा है नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी, तो यहां पर भी है। ठीक है, कुछ ना कुछ भी है। ओके, आया समझ में? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। को ही लिखा है यहां। राकेश को ही हमेशा अच्छे अंक मिलते हैं। ही मतलब उसके अलावा किसी को नहीं मिलते हैं। तो ही, भी, तक, कुछ ऐसे शब्द जिनमें जोर लगे, वाक्य बोलने पर जिनमें जोर लगे या जिनको प्रमुख बना दिया जाता है, उन शब्दों की सहायता से उन्हें निपात कहते हैं। ठीक है, देखो आगे है यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। चश्मा यदि लिखा होता यहां, यानी चश्मा था लेकिन संगमरमर का नहीं था, उतना वो नहीं आता, लेकिन चश्मा तो था
लेकिन संगमरमर का नहीं था, तो यहां पर ये आ जाएगा। ठीक है, रास्ते में कोई सवारी तो थी नहीं। ठीक है, इस तरह से हम और भी वाक्य बना सकते हैं इनकी सहायता से। हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए, अब भी नहीं समझ पाए, तो भी है। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। ठीक है, इस समय में तुम्हें अधिक मेहनत करनी चाहिए, इस समय में तुम्हें अधिक मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। प्रश्न है 13वां। निम्नलिखित वाक्यों को कर्म वाच्य में बदलिए। वाच्य पता है ना? अंग्रेजी में एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होते हैं? क्रिया के जिस रूपांतर से यह पता चले कि कही गई बात, किया गया काम क्या है, कर्ता के द्वारा है, कर्म के द्वारा है, या फिर भाव के द्वारा है, उन्हें वाच्य कहते हैं, वाच्य परिवर्तन कहते हैं। और ये 3 प्रकार के रहते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ध्यान से सुनो, सुनो ना बेटा, अच्छे से बैठो आप। यस हाँ, ठीक है। सबसे पहला है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रमुख होता है, जैसा हमने पढ़े थे ना रचना के आधार पर वाक्य, लास्ट क्लास में आपने पढ़े होंगे या आप आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता प्रमुख होता है, कर्म में कर्म प्रधान होता है, और भाव में इमोशंस या भाव। ठीक है, समझ में आया? तो अब यहां पर आपको क्या करना है, कर्मवाच्य में बदलना है। वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर एक फिट कर देता था या कर देता है। तो यहां तो है ये कर्तृवाच्य, क्योंकि यहां पर वह प्रमुख है, अर्थात कर्म प्रमुख है, कर्ता प्रमुख है। अब हमें इसे कर्मवाच्य में बदलना है। तो कर्मवाच्य में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कर्म प्रधान करना पड़ेगा, तो अर्थात कार्य की ओर हमें ज्यादा ध्यान देना होगा। उसके द्वारा अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर एक फिट कर दिया जाता था। उसके द्वारा कार्य पर ध्यान दिया है ना, कर्म को प्रधान माना है, तो कर्ता में कोई द्वारा कोई से नहीं लगता है कर्तृवाच्य में। कर्मवाच्य में द्वारा लगता है, और जो रहता है अपना भाव, उसमें से का अधिकतर प्रयोग होता है। ठीक है, बाकी और मैं आराम से बताऊंगी नेक्स्ट वीडियोस में जब हम व्याकरण पढ़ेंगे। तो अभी तो इतना आप समझ लीजिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इतना आया बच्चों? बताइए। पान वाला नया पान खा रहा था, पान वाले से नया पान खाया जा रहा था, या फिर लिख सकते हैं पान वाले के द्वारा नया पान खाया जा रहा था। तो द्वारा यहां पर अच्छा नहीं लग रहा है, फिट नहीं हो रहा है। पहले हमें फिट करके देखना होता है कि 99% तो द्वारा ही लगता है कर्मवाच्य में, कभी कभी से का प्रयोग हो जाता है। जैसे माँ रसोई में खाना बना रही हैं, तो माँ से खाना बनाया जा रहा है। ठीक है, कर्तृवाच्य क्या होगा? माँ रसोई में या किचन में खाना या भोजन बना रही हैं। यदि हम इसको कर्म में बदलेंगे तो क्या लगेगा? माँ से खाना बनाया जा रहा है, या माँ से रसोई में। इसके स्थान पर यदि हम लिखें माँ के द्वारा खाना बनाया जा, वो अलग एकदम फिट लग रहा है ना, रख कर देखा करो, से और द्वारा को दोनों देखो। यदि लग रहा है तो ठीक है, यदि नहीं है तो उसको हटाकर द्वारा लगा दो। द्वारा तो बहुत अधिक लगता ही है, 99% द्वारा ही लगता है कर्मवाच्य में। क्लियर? क्लियर हुआ? पान वाले ने साफ बता दिया था, पान वाले द्वारा साफ बता दिया गया था। और जो टेंस रहते हैं वो टेंस वही रहते हैं। ठीक है, मतलब काल नहीं बदलते हैं। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा, ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारा गया। ठीक है, द्वारा लगाना है। नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, नेताजी द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया। कर्मवाच्य में पास्ट टेंस में जाता ही है। ठीक है, हालदार साहब ने चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया। हालदार साहब द्वारा चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया गया। अब आया ना, इजी लग रहा है? पक्का?
ओके, बी एक्टिव। हाँ हाँ, हेलो, आप ही से कह रही हूँ, बिल्कुल अच्छे से बैठिए एक्टिव मोड में, यहाँ वहां नहीं ध्यान देना है, नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 14, नीचे लिखे वाक्यों को भाववाच्य में बदलिए। ठीक है, और भाववाच्य में क्या करते हैं, से का प्रयोग करते हैं। अब से जैसे मां बैठ नहीं सकती, ये कर्तृवाच्य है। इसमें देखो कर्तृवाच्य क्या होते हैं बेटा, कर्ता प्रमुख होता है, ना इनमें द्वारा का प्रयोग होता है ना ही से का। तो जहां द्वारा का भी प्रयोग ना हो, से का भी प्रयोग ना हो, वो क्या होते हैं, कर्तृवाच्य। अब बदलना किसमें है, भाव में। तो मां से बैठा नहीं जाता। आ रहा है समझ में बच्चों, आ रहा है ना बेटा? ओके, मैं देख नहीं सकती, मुझसे देखा नहीं जाता। और मेरे से, बहुत से बच्चों आप जब बात करते हैं, सुना है मैंने, मेरे से कोई शब्द नहीं है, मेरे को कोई शब्द नहीं है, मेरे से, मेरे को, मुझसे, मुझसे इज करेक्ट। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि जब भी आप बोलचाल या व्यवहार की भाषा में यदि मेरे से या मेरे को दे दो, मुझे दे दो, ठीक है, तो जब हम जिस तरह की भाषा का प्रयोग बोलचाल की, व्यवहार की भाषा में करते हैं ना, जो हमारी व्यवहारिक भाषा होती है, लिखते समय हमें वही विचार आते हैं। तो क्या करना चाहिए, हमें अपने व्यवहार की भाषा अर्थात व्यवहारिक भाषा को समृद्ध करते जाना चाहिए। ना केवल पाठ को पढ़कर भूल जाना चाहिए, ना केवल प्रश्न उत्तरों को ही याद करना चाहिए कि इस भाषा में हमें लिखना है, बल्कि अपने व्यवहार की भाषा को भी समृद्ध कीजिए। जब हमारे व्यवहार की भाषा अच्छी होगी तो लिखते समय हमें अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गॉट इट? यस, ठीक है। तो यहां पर आप, और कितना अच्छा लगता है ना जब अच्छी भाषा बोलते हैं, तो लगता है बस सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ, ऐसा लगता है। कहते हैं ना, अरे उसकी बोली में तो फूल झड़ते हैं। कैसे, क्या अपने आप फूल झड़ने लगे? नहीं ना, फूल झड़ना अर्थात मीठी बोली, ऐसे वो तो है ना ऐसी बाणी बोलिए मन का पाखो, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। भाषा में तो वो जादू होता है कि नहीं, आपने, फिर मुझे वही याद आ गई, एक 9th क्लास का एक चैप्टर था, एक कुत्ता और एक मैना, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी और उनके कुत्ते का जिक्र किया था। दो बैलों की कथा में झूरी काची और हीरा मोती का वर्णन हुआ था कि पशु भी हमारे वश में हो जाते हैं यदि स्नेह और प्रेम की भाषा बोली जाए। तो अपनी बोली को, अपनी भाषा को, अपने व्यवहार को बहुत मधुर कीजिए। विनम्रता लानी चाहिए, वाणी में मिठास लानी चाहिए। बस ध्यान रहे कि अपनी विनम्रता का कोई गलत या मतलब लाभ ना उठा ले, तो दब्बू नहीं बनना है। अपनी आवाज तो हमें उठाना ही है। समझ में आया बच्चों? आ गया ना? चलो अब सोते हैं, तो चलो अब सोया जाए। अब आप कहेंगे कि यहां तो से नहीं लगा मैडम, फिर भाववाच्य कैसे हुआ? आया प्रश्न? आया? तो भाव अर्थात देखो, चलो अब सोते हैं, ठीक है, चलो अब सोते हैं, तो ये तो कर्तृवाच्य है। चलो अब सोया जाए, अब ये तो नहीं लग रहा ना आपको, कर्तृवाच्य तो एकदम सरल वाक्य रहता है, अब ये तो सरल वाक्य नहीं है। तो अर्थात चलो अब सोते हैं, तो चलो अब सोया जाए। जब हमारे अकर्मक क्रिया, और ध्यान रखना, कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक क्रिया होती है, भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है। और सोना, दौड़ना, रोना, जाना, गाना, मतलब ये जो जिनसे हमें कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता या आउटकम नहीं मिलता, वे अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो सोना इसमें अकर्मक क्रिया है, तो चलो अब सोया जाए। तो इस तरह से ये भाववाच्य में हो गया है। ठीक है, आया बेटा? आ गया होगा। मां रो भी नहीं सकती, मां देख नहीं सकती। ओके, देखिए यहां पर मां से रोया नहीं जाता,
ओके। मां देख नहीं सकती, मां से देखा नहीं जाता। ओके, आया बच्चों, समझ में आया ना बेटा? यहां पर लिखा है मां रो भी नहीं सकती, भाववाच्य, भाववाच्य में परिवर्तित किया है हमने इसको, ठीक। भाववाच्य में मां रो भी नहीं सकती तो मां से रोया भी नहीं जाता, मां देख नहीं सकती, मां से देखा नहीं जाता, ठीक। आया समझ में? ओके, वेरी गुड। चलते हैं। चश्मे वाले के मन में देशभक्तों के प्रति कैसी भावना थी? बताइए, जो चश्मा वाला था कैप्टन, उसके मन में देशभक्तों के प्रति कैसी भावना थी? आदर की, घमंड की, घृणा की या ईर्ष्या की? आदर की। देखते हैं, चेक करते हैं बच्चों। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेताजी की प्रतिमा किस वर्दी में थी? कैसी वर्दी में थी? नेता की वर्दी में, फौजी की वर्दी में, अंग्रेजों जैसी वर्दी में या पुलिस की वर्दी में? नेता की वर्दी में, फौजी वर्दी में, अंग्रेजों जैसी वर्दी में या पुलिस की वर्दी में? अब बताइए आप। जो स्टैच्यू थी, जो मूर्ति थी, जो प्रतिमा थी, वो किस तरह की वर्दी पहने हुए थी? नेता की? नहीं। ओके। फौजी? अंग्रेजों जैसी वर्दी या पुलिस जैसी वर्दी? अंग्रेजों जैसी नहीं थी, नेता की वर्दी भी नहीं थी। देखते हैं क्या था। फौजी, ठीक है, क्योंकि वो एक फौजी थे। नेताजी फौजी थे, क्रांतिकारी थे, और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो हम सबको भली भांति परिचय है ना उससे। आगे चलते हैं। हालदार साहब क्या देखकर दुखी हुए थे? हालदार साहब ने ऐसा क्या देखा कि उनको बड़ा दुख हुआ? देश को, देशभक्तों को, देशभक्तों के प्रति अनादर भाव रखने वालों को या देशद्रोहियों को? बताइए। अरे वाह, देशभक्तों के प्रति अनादर भाव रखने वालों को। और कौन था इस पाठ में? ऐसा कौन पात्र था जिसने देशभक्तों के प्रति अनादर का भाव दिखाया था? पान वाला। अरे वाह, ये हुई ना बात। सुनोगे तो समझोगे और समझोगे तो उत्तर दोगे। वेरी नाइस। आगे चलते हैं बेटा। नेताजी का चश्मा नामक कहानी में देशभक्तों का अनादर करने वाले पात्र कौन थे? हालदार साहब का ड्राइवर, कैप्टन या पान वाला? अरे अभी अभी बताया। अच्छा, वही है पक्का, पान वाला। देखते हैं। वेरी नाइस। नेताजी का चश्मा शीर्षक पाठ का मूल भाव क्या है? केंद्र क्या है उसका? बिल्कुल देशभक्ति, सामाजिक भाव, राजनीतिक जागृति, मूर्ति कला की प्रशंसा। देशभक्ति है, सामाजिक भाव है, राजनीतिक जागृति है या क्या? देशभक्ति। चेक करें। बहुत बढ़िया, वेरी वेल डन। हमेशा मैं आपसे कहती हूं कि सेल्फ मोटिवेशन देते रहिए अपने आप को। हमसे बड़ा हमारा कोई मित्र नहीं होता बच्चों। तो अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, अपने आप के लिए तालियां बजाते रहिए, उत्साहवर्धन करते रहिए। वेरी वेल डन, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे के चश्मे को देखकर क्या उम्मीद जगती है? ज्ञान प्राप्ति की उम्मीद, नए लोगों में देशभक्ति की उम्मीद, धन दौलत प्राप्त करने की उम्मीद या देश की तरक्की की उम्मीद? क्या उम्मीद जगती है? जैसे ही हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे से बना चश्मा देखा, सरकंडे से बना चश्मा आपको याद आया ना? क्या होता है? बांस या जो पौधे रहते हैं ना, ज्वार या मक्का के, उनकी छोटी छोटी जो स्ट्रिप्स, पिंचेस निकाल कर बनाया जाता है, जो बच्चे बनाते हैं वो। तो वो नेताजी का मतलब क्या उम्मीद जगी उनको? ज्ञान प्राप्ति की उम्मीद, नए लोगों में देशभक्ति की उम्मीद, या धन दौलत प्राप्त करने की उम्मीद, या देश की तरक्की की उम्मीद? अच्छा, ओके, नए लोगों में देशभक्ति की उम्मीद और छोटे छोटे बच्चे, भावी नागरिक। ठीक है, देखें। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इस पाठ में पान वाले के चरित्र की प्रमुख विशेषता क्या दिखाई गई है?
एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हर प्रकार के व्यक्तियों को इसमें शामिल किया गया है। एक सामान्य से व्यक्ति, एक देशभक्त व्यक्ति, एक जो सिर्फ दूसरों में निंदा, दूसरों में कमियां, दूसरों में बुराइयां खोजते रहते हैं ऐसे व्यक्ति, एक सिर्फ अपने आप के काम से काम रखते हैं। काम से काम मतलब हमें क्या करना है, कहाँ क्या अच्छा हो रहा है, कहाँ क्या बुरा है, ऐसा भी नहीं करना है हमें। अब देखते हैं, धोखेबाज है, चालाक है, बातों का धनी है या गरीब और ईमानदार है। अब यहां पर मुझे बताइए कि पान वाला जो था उसकी मुख्य विशेषता क्या थी? धोखेबाज था क्या था? धोखेबाज नहीं था। ओके। चालाक? चालाक नहीं था। पक्का? मैं आपके कहने पर कर रही हूं बच्चों। बातों का धनी? बातों का धनी। गरीब और ईमानदार? ये भी लग रहा है क्या या नहीं लग रहा है? या लग रहा है? देखते हैं। बातों का धनी, क्योंकि पहले उसने कितनी अच्छे से अपनी बातों के माध्यम से नेताजी को कहा कि हाँ ये है, वो है, वो है। उसके बाद उसकी बातें इस प्रकार से थी कि वो चश्मे वाले अर्थात कैप्टन को निंदनीय बताया जा रहा था। दूसरी तरफ जब कैप्टन अर्थात चश्मे वाले की मृत्यु हुई तो उसके मन में भावना भावुक हो गया और उसने अपनी भावनाओं को प्रकट करते हुए हवलदार साहब से क्या कहा था कि अब कैप्टन मर गया है, और धोती से आंसू पोंछते हुए भी चैप्टर में लिखा है, जैसा कि हमने देखा था, पढ़ा था, है ना। चलिए, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, ये शब्द किसने कहे थे? पान वाले ने, हवलदार साहब ने, ड्राइवर ने या नगर पालिका के अध्यक्ष ने? पान वाले ने। अरे वाह, क्या बात है बच्चों। चलो आगे चलते हैं। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी, मन्नू भंडारी जी, स्वयं प्रकाश जी या यशपाल जी? स्वयं प्रकाश जी। ओके, वेरी गुड। हवलदार साहब कस्बे में क्यों रुकते थे? आराम करने के लिए, पान खाने के लिए, किसी से मिलने के लिए या कंपनी के काम के लिए? क्यों रुकते थे? पान खाते थे क्या वो? इसलिए तो पान वाले से उन्होंने चर्चाएं की। तो आराम करने के लिए तो नहीं। ओके, पान खाने के लिए, पान खाने के लिए। लेट मी चेक। बहुत सही। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किसने बनाई थी? कस्बे के नेता ने, कस्बे के मूर्तिकार ने, स्कूल के ड्राइंग मास्टर ने या फिर स्कूल के हेडमास्टर ने? किसने बनाई थी मूर्ति? स्कूल के ड्राइंग मास्टर ने, क्योंकि वही कलाकार होते हैं। देखते हैं बेटा, आपने तो बड़ा अच्छा बता दिया उत्तर, बहुत सही। अगला प्रश्न, ड्राइंग मास्टर का नाम क्या था? आप बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, पेज मत पलटना, पेज नहीं करना है टर्न। मोतीलाल, किशनलाल, प्रेमपाल, सोहनलाल, क्या नाम था? हाँ, किशनलाल। गलत हुआ तो चेक कर लेते हैं। मोतीलाल, नॉट किशनलाल, मोतीलाल नाम था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। कस्बे में कितने स्कूल थे? 2। ठीक है, आगे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु की बनी थी? लोहे की, संगमरमर की, मिट्टी की या कांसे की? किसकी बनी थी मूर्ति? पत्थर की थी, लोहे की थी, संगमरमर की थी या कांसे की थी? कांसे समझते हैं ना? बताइए। लोहे की थी? नहीं। संगमरमर की थी? पक्का? या मिट्टी की थी? क्यों मिट्टी की क्यों नहीं बना सकते? अच्छा, ओके। बारिश होगी तो भीग कर वो गल भी सकती है, ऐसा क्या? देखते हैं बेटा। ओके, बहुत सही। मूर्ति निर्माण में नगरपालिका को देर क्यों लगी होगी? धन के अभाव के कारण, मूर्तिकार न मिलने के कारण, मूर्ति स्थापना के स्थान का निर्णय न कर पाने के कारण या संगमरमर ना मिलने के कारण? अच्छे से सोचिए, विचारिए और उत्तर दीजिए। मूर्ति निर्माण में नगरपालिका को देर क्यों लग गई होगी या लगी होगी?
धन के अभाव के कारण, क्योंकि मूर्ति निर्मित तो हो रही थी लेकिन उसको बहुत समय लगा था, तब जाकर वो मूर्ति तैयार भी हुई। लेकिन तैयार भी हुई तो कैसी, कि उस पर चश्मा नहीं था। तो क्या क्या हो सकता है? धन के अभाव के कारण, मूर्तिकार ना मिलने के कारण, या मूर्ति स्थापना के स्थान का निर्णय ना कर पाने के कारण, या संगमरमर के पत्थर का ना मिलने के कारण? क्या रीजन हो सकता है? धन के अभाव के कारण। स्पष्ट रूप से लिखा है वहां कि हो सकता है धन का अभाव था या धन की कमी थी, इसलिए मूर्तिकार ने चश्मा नहीं बनाया, इसलिए उसको देर भी लगी। या मूर्ति, पहले तो उन्होंने सोचा कि एक मूर्ति होगी, फिर सोचते सोचते भी कई समय बीत गए, कई महीने बीत गए, ठीक है। फिर जाकर जैसे तैसे मूर्ति बनी, और मूर्ति बनने के बाद ही फिर क्या देखा कि मूर्ति पर चश्मा ही नहीं था। आगे चलते हैं। मूर्ति बनाकर पटक देने का क्या भाव है? मूर्ति बनाकर पटक देना, इसका क्या भाव है, मतलब क्या अर्थ है? अर्थ तो पटक देना मतलब किसी को पटक देना, लेकिन भाव क्या है? कौन क्या कहना चाहता था इसके माध्यम से कि मूर्ति बनाकर पटक देना? मूर्ति बनाकर तोड़ देना, या मूर्ति बनाना, मूर्ति समय पर बनाना, या मूर्ति को फेंक देना? बताइए। मूर्तिकार जो थे मोतीलाल जी, ड्राइंग मास्टर स्कूल के, उन्होंने क्या कहा था कि कितने दिनों में मूर्ति बनाकर पटक देंगे? तो क्या मूर्ति को तोड़ देंगे, या वो समय पर मूर्ति बना देंगे, या मूर्ति बनाना, या मूर्ति को फेंक देंगे? क्या था? समय पर मूर्ति बनाना। अरे वाह, बड़ा अच्छा अर्थ समझे आप तो। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी भाषा है ना, वो पढ़ने में उसका अर्थ कुछ और होता है और भाव कुछ और हो जाता है, ठीक है। भाव अर्थात जिस समय वो बात कही गई है, जिस व्यक्ति के, जैसे हमने देखा ना स्थानीय भाषा के शब्द आ जाने से भी बहुत सारे अर्थ ऐसे होते हैं, फिर उनको मानक भाषा में परिवर्तन किया गया, तब जाकर अर्थ कुछ और होते हैं। अर्थ सेम रहता है लेकिन उनके भाव डिफरेंट हो जाते हैं या अलग अलग हो जाते हैं। तो यहां पर मूर्तिकार ने क्या कहा था, अर्थात ड्राइंग मास्टर ने क्या कहा था कि वो कुछ समय या महीने में मूर्ति बनाकर पटक देंगे, अर्थात समय पर मूर्ति बना देंगे। चेक करते हैं। बहुत सही। मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? 2 फीट, 4 फुट, 6 फुट या 8 फुट? याद कीजिए, कितनी ऊंचाई थी मूर्ति की? 4 फुट। अच्छा, किसी ने कहा 2 फुट। चेक कर लेते हैं, 6 फुट भी थी क्या? 8 फुट? नहीं नहीं, इतनी बड़ी नहीं थी। चेक करते हैं। 2 फुट, 2 फुट। अच्छा ओके, आप देखते हैं बेटा, बहुत सही। जिसने 2 फुट कहा उसका सही है। ध्यान से पढ़ा करिए, जब भी पाठ का जो प्रारंभ होता है ना, चाहे वे कविताएं हों या गद्य हों, बेटा पाठ की व्याख्या को हमें बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत अच्छे से समझना है। उसके बाद जो हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करते हैं उनमें भी अच्छे से ध्यान केंद्रित होकर बैठना है, हमें अच्छे से बैठना है, ध्यान से बैठना है, एकदम इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, ठीक है। जो कार्य हम रोचक पूर्ण तरीके से करते हैं वो हमारे मन में, मस्तिष्क में बैठ जाता है, स्थिर हो जाता है, ठीक है। आइए, तो 2 फुट की मूर्ति थी। आगे चलते हैं। तुम मुझे खून दो, नेताजी का यह नारा हमें क्या प्रेरणा देता है? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तरक्की करने की, खून दान देने की, देश के लिए बलिदान देने की, या फिर देश से प्रेम करने की? नेताजी ने क्यों कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो क्या वो ब्लड डोनेशन का कैंप खोलने जा रहे थे? उनको रक्तदान में चाहिए था, या फिर तरक्की करने के लिए खून की आवश्यकता थी, या फिर देश के लिए बलिदान देने के लिए उन्होंने कहा था? कि पंक्तियां थी ना, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता हो वो खून नहीं बह पानी है। सुभाष चंद्र की ये पंक्तियां थी ये। तो या देश से प्रेम करने की, तो देश के लिए बलिदान देने की उन्होंने इसलिए नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो देश के जो युवा नागरिक थे वो उनके साथ हो गए थे और आजाद हिंद फौज की उन्होंने स्थापना भी की थी। तब जाकर कहीं आज हम और आप यहाँ पर खुले आसमान के नीचे अपनी स्वतंत्रता की सांस भी ले रहे हैं और साथ ही साथ अपने कार्यों को स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं। अन्यथा पहले तो बेटा ना तो सांस ले पाते थे, मतलब आजादी से, ना हम कहीं आ जा सकते थे। बहुत दयनीय स्थिति थी। जब भूख लगती थी तब कुछ खाने को नहीं दिया जाता था, तब सपोज जैसे तैसे कुछ खा लिया, और नहीं खाना तब ठूस ठूस कर खिलाया भी जाता था। कहीं कुछ, मतलब ऐसे कोड़े बरसाए जाते थे भारतीयों पर कि
हम तो सोच कर भी रूह कांप जाती है। ये स्थिति थी अंग्रेजों के हाल में। तो हम बहुत किस्मत वाले हैं, हम उन्हें धन्यवाद देंगे अपने देश पर जो जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो कर्णधार थे आजादी के। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। पहले इसका प्रश्न उत्तर चेक करते हैं। यस, देश के लिए बलिदान देने की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा में क्या कमी रह गई थी? टोपी नहीं थी क्या, या चश्मा नहीं था, या प्रतिमा की ऊंचाई बहुत कम थी, या उसका जो रंग था वो उचित नहीं था? चश्मा नहीं था, चश्मा नहीं था, चश्मा नहीं था। सबने आंसर साथ में दिया। बहुत सही, बहुत सही, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है नेताजी का चश्मा और मूर्ति पर चश्मा ही नहीं था। लेट मी चेक। वेरी नाइस। अगले प्रश्न की तरफ। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर चश्मा किसने लगाया था? मोतीलाल ने, हालदार साहब ने, कैप्टन चश्मे वाले ने, या पान वाले ने? पहले तो हमें यह देखना होगा कि ये जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या थे। मोतीलाल मूर्तिकार, हेडमास्टर, हालदार साहब यहां वहां से गुजरते थे कस्बे से, कैप्टन चश्मे वाला चश्मे की फेरी लगाता था, पान वाला पान का दुकान थी उसकी। तो चश्मा किसने लगाया था? यदि हम कहें कि केंद्र बिंदु कौन थे, मुख्य पात्र कौन था, तो ऑफ कोर्स क्या आंसर देंगे आप? चश्मे वाला कैप्टन, कैप्टन, राइट। तो चलिए चेक करते हैं आंसर। यस, कैप्टन ही लगाया करते थे। कैप्टन जो थे अर्थात चश्मे वाले ही मूर्ति पर चश्मा लगाते थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतिम बार हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कौन सा चश्मा देखा था? अंतिम बार, ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है। सोने का चश्मा, लोहे का चश्मा, प्लास्टिक का चश्मा, या सरकंडे का चश्मा? कौन सा चश्मा देखा था? चौड़े फ्रेम वाला, गोल फ्रेम वाला, सोने का, लोहे का, प्लास्टिक का, या सरकंडे का? यस, आवाज आ रही है मुझे। अच्छे से बैठो, अच्छे से सुनो, मस्ती के साथ, एकदम रोचक अंदाज में और गंभीरता पूर्वक ग्रेस्प करना है, ग्रहण करना है। ओके, आइए चेक करते हैं। वेरी नाइस, कीप इट अप, बहुत बढ़िया बच्चे। आइए अगला प्रश्न है, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हुए थे? देशभक्तों के अनादर के कारण, या फिर मूर्ति पर चश्मा ना होने के कारण, या महंगाई के कारण, या बेरोजगारी के कारण? अच्छा आप कह रहे हैं मैम ये तो नहीं है, ये दोनों तो ऐसे ही लगा दिए हैं। देशभक्तों के अनादर के कारण या मूर्ति पर चश्मा ना होने के कारण? बताइए अब इसमें से क्या होगा, आप ही बताइए, मैं नहीं बताऊंगी। देशभक्तों के अनादर के कारण, थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है मुझे आपकी, इस पर मैं टिक कर देती हूं। मूर्ति पर चश्मा ना होने के कारण है क्या? कोई ऐसा प्रसंग नहीं आया था? ओके, देखते हैं आपने जो जवाब दिया है, उत्तर दिया है, वो कितना सही है या नहीं है। ओके, सबसे पहले तो सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पर, जैसा कि जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कि जब भी नेताजी की मूर्ति देखेंगे, है ना, जब कभी भी मूर्ति हम देखते हैं, चश्मे के बिना हमने मूर्ति कभी नहीं देखी। जहां नेताजी की अर्थात सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति होगी वहां उनकी मूर्ति पर चश्मा अवश्य ही लगा होगा। जब उनकी नजर गई, जब उनकी दृष्टि गई कि नेताजी की मूर्ति, पहली बार जब उनकी दृष्टि गई थी, ध्यान से देखना, फर्स्ट पैराग्राफ के अंतिम, मतलब फर्स्ट पेज के जो अंतिम है वहां पर देखना आप, कि अच्छे से ध्यान से पढ़ना उसको, कि जैसे ही उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति तो है लेकिन उस पर चश्मा नहीं है, तो उनको बड़ा अजीब सा लगा था। ठीक है बेटा, उसके बाद फिर उन्होंने पानवाले से बात की और जिक्र आया था कि देशभक्तों के अनादर का। पहले तो उन्होंने मूर्ति को देखा था, चश्मा ना होने के कारण उनको बड़ा अजीब सा लगा था कि मूर्ति तो बना दी लेकिन चश्मा नहीं है, ये कौन सी बात है, उनको बड़ा अजीब सा लगा था। ठीक है, वो मायूस हो गए थे उनकी मूर्ति पर चश्मा ना देखकर। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया था, फिर कभी आए वो वहां से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति पर असली चश्मा देखा, और असली चश्मा देखने के बाद ही वो गए थे पान वाले के पास, और पान वाले ने जब ये जवाब दिया था, क्या जवाब दिया था, कि ये एक लंगड़ा है, पागल सा, वो लगा देता है, तब ये वाली बात आई थी। और पहले बात कौन सी थी, मूर्ति पर चश्मा ना होने के कारण हालदार साहब मायूस हो गए थे। क्लियर हुआ? ओके बेटा, आगे चलते हैं।
तो आशा करती हूं आपको ये जितने भी हमने बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़े, सुने, समझे, कहानी जो हमने पढ़ी वो समझ में आई है आपको, आई है ना। सबसे पहले क्या था बेटा, चश्मा जो नेताजी का चश्मा, एक कस्बा था, उसके चौराहे पर एक मूर्ति थी। मूर्ति किसकी थी? नेताजी की। कितने फीट की थी? 2 फीट की। किस पत्थर से बनी थी? संगमरमर की। किसने बनाया था? स्कूल के ड्राइंग मास्टर। नाम क्या था? मोतीलाल। ठीक है। मूर्ति पर चश्मा नहीं था? नहीं था। हालदार साहब वहां से गुजरते थे, जब उन्होंने देखा कि मूर्ति पर चश्मा नहीं है तो उनको बड़ा अजीब सा लगता था। ठीक है। उसके बाद फिर वो एक दिन वहां से निकले तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर रियल चश्मा है, लिखा है वहां पर रियल चश्मा। वही आ जाती है ना बात की, एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्द आ जाने से भाषा अधिक समझने योग्य बन जाती है। ठीक है। रियल चश्मा देखते ही पान वाले की दुकान पर जाकर उन्होंने पूछा कि ये चश्मा किसने लगाया। पान वाले ने जवाब दिया, एक है लंगड़ा लगा जाता है, कैप्टन कैप्टन कहते हैं। तो मूर्ति जो हलदर साहब थे, कैप्टन सुनते ही उनके मन में चश्मे वाले की कैसी छवि या इमेज आ गई कि कोई अच्छा होगा, हट्टा कट्टा सा व्यक्ति। ठीक है। लेकिन जब उन्होंने एक दिन देखा कि एक वृद्ध बूढ़ा व्यक्ति हाथ में संदूकची समझते हैं, छोटा सा जिसमें वो चश्मे रखते होंगे, बांस पर चश्मे बहुत सारे लगाकर फेरी लगाता था चश्मे बेचने की। ठीक है। अब उन्होंने एक दिन उस पर मूर्ति पर चश्मा लगा दिया, फिर देखा हलदार साहब ने तो फिर फ्रेम बदल गया, चश्मा बदल गया। तो उन्होंने फिर पान वाले से पूछा और पान वाले ने भले रूडली, मतलब ऐसे ही जवाब दिया कि आप क्यों उसकी बार बार बात पूछते हैं, क्या करना है, कोई किताब लिखना है, इंटरव्यू देना है या न्यूज़पेपर में छपवाना है, मुझसे उसके बारे में मत पूछा करिए। पान वाले ने बड़े अजीब तरीके से जवाब दिया था और कैप्टन अर्थात जो चश्मे वाला था उसका मजाक भी उड़ाया था। ठीक है। कि जब हलदार साहब ने कहा था कि कोई देशभक्त है क्या, तो क्या कहा था उसने, पान वाले ने क्या कहा था, याद है ना, वो लंगड़ा पागल है, पागल क्या जाएगा फौज में। इस तरह से जब उसके शब्द सुने पान वाले के हलदार साहब ने, तो हलदार साहब को अच्छा नहीं लगा था। किसी भी देशभक्त का या किसी भी व्यक्ति का इस तरह से मजाक उड़ाना हमारा अधिकार नहीं है और ना ही हमारी ये इंसानियत है। मानव है, सिर्फ मानव का अर्थ ये नहीं कि 2 हाथ पैर और हमारा ये शरीर है, हम इंसान हो गए। जब तक हमारे मन में इंसानियत की भावना नहीं है, मानव है और मानवता की भावना नहीं है, तब तक हमें इंसान या मानव कहलाने का कोई अधिकार भी नहीं है। ठीक है। तो ये हमने देखा। उसके बाद लास्ट में क्या देखा हमने कि एक बार जब कैप्टन की मृत्यु हो गई थी और मूर्ति पर चश्मा नहीं था, तो हलदार साहब ने क्या डिसाइड कर लिया था कि अब मैं नहीं रुकूंगा। लेकिन अचानक से एक दिन उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा, रोको रोको रोको, और मूर्ति पर सरकंडे से बना चश्मा देखा। सरकंडे का चश्मा बिल्कुल ये प्रकट कर रहा था कि बच्चों ने ही बनाया है खेल खेल में, और मूर्ति पर लगा दिया। हलदार साहब बड़े प्रसन्न हुए और उनको बड़ा गर्व हुआ कि हमारे देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में है, अर्थात आपके हाथों में है, बच्चों के हाथों में है, जो कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, जो जिम्मेदार हैं, उत्तरदायित्व के साथ सारे अपने कर्म करेंगे। ठीक है। तो बेटा अब यहां पर किसी भी तरह से कोई भी चैप्टर पढ़ना हो, चाहे हिंदी का पढ़ना हो या और किसी भी विषय का, आपको मैग्नेट ब्रेन्स पे जब चैनल मतलब जब आप चैप्टर पढ़ना चाहेंगे या कुछ भी जानना चाहेंगे अपने विषय से संबंधित, तो बहुत सारा सर्च नहीं करना है। अब ये नहीं कहना कि मिल ही नहीं रहा है मैडम, हिंदी का वीडियो देखना है लेकिन मैं तो थक गया देख देख कर, नहीं मिलते हैं मुझे, क्या करूं मैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको बताती हूं, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि हम जाएंगे पहले गूगल पर, सर्च करेंगे या अपनी वॉइस से भी बोल देंगे, सुन भी लेता है आपका मोबाइल, आजकल तो बड़े मतलब टेक्नोलॉजी आ गई ना। तो हमने वहां देखा मैग्नेट ब्रेन्स। ओके। उसके बाद यहां पर हम स्टार्टिंग में देखते हैं, जब भी कुछ सर्च करते हैं तो अच्छे से जो स्टार्टिंग में आते हैं ना लिखा हुआ इंस्ट्रक्शंस, उनको अवश्य पढ़ना चाहिए। लिखा है इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, एनटीएससी या ओलंपियाड। तो यदि आपको इंग्लिश मीडियम जानना है तो उस पर क्लिक करिए। मान लीजिए आपको हिंदी मीडियम से रिलेटेड कुछ सामग्री चाहिए, वो भी सीबीएसई एनसीईआरटी से। ठीक है। तो हमने हिंदी मीडियम को क्लिक कर दिया। यहां पर आप देख ही रहे जो भी, तो आप हिंदी मीडियम पर गए हैं, तो हिंदी मीडियम पर जाने के बाद आपको संपूर्ण विषय की जानकारी हिंदी मीडियम में मिल जाएगी। अब मानो कि आपने ये क्लिक किया और आपको हिंदी में जाना है, हिंदी से संबंधित आपको जानकारी चाहिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पर हिंदी का पाठ्यक्रम से लेकर उसके पाठ सामग्री, उसकी व्याख्या, उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, उसके एमसीक्यूज, सब कुछ आ जाएंगे। अब आपको क्या जानना है,
आपको सबसे पहले पाठ्यक्रम ही जानना होगा ना कि हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पाठ्यक्रम पे जाएंगे। पाठ्यक्रम पर जैसे ही हमने क्लिक किया, हमारे सामने इस तरह का पेज आ जाएगा, इस तरह की स्क्रीन शो होगी। तो आप उसमें अचानक से अपनी बुक्स को देख लेंगे, क्योंकि पढ़ने से अधिक हम चित्रों पर ध्यान देते हैं। हम सभी, चाहे बच्चे हों, युवा हों या वृद्ध हों, चित्रों को ज्यादा ध्यान से देखते हैं और चित्रों से ज्यादा समझ में भी आता है। अब आपने जैसे ही ओपन किया, यहां पर बुक्स नजर आ रही, आप कहेंगे अरे ये मेरी बुक है, क्षितिज है, कृतिका है। कोर्स ए पढ़ने वाले, कोर्स बी पढ़ने वाले क्या कहेंगे, अरे वाह स्पर्श और संचयन है। अब इसको आप आराम से प्ले करेंगे, इतना सा भी स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि क्यों नहीं करेंगे इसका मैं बात अच्छे से बता देती हूं आपको, कि हर एक चैप्टर को, चाहे वो काव्य खंड हो या गद्य खंड हो, डिटेल में आपको शीर्षक के साथ, जो टाइटल है उसके साथ संपूर्ण जानकारी दी गई है कि किस पार्ट में, किस कविता में हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो ध्यान पूर्वक इसको सुनिएगा। यदि आप सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको पाठ्यक्रम बिल्कुल आराम से आप साल भर उसका आनंद भी ले पाएंगे और समझ भी पाएंगे। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, तो बिल्कुल मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए हमेशा से रहा है, हमेशा रहेगा, और वो भी 100% फ्री। कोई फी पे नहीं करनी है आपको, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है आपको। 6 to 12th की स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री बेटा। आप ये मत सोचना कि मैडम आप अभी कह रही हैं, बाद में कभी कुछ आ जाएगा कि इतना इतना आपको पे करना है। कभी नहीं, नेवर एवर, लाइफ लॉन्ग आप मैग्नेट ब्रेन्स पर फ्री में वीडियोस देखेंगे, वो भी हर एक विषय के। ठीक है, इसके लिए आप सिर्फ क्या करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।